क्या मैम? चोंचदार पुरुष बांदा से प्राप्त हुए। मानिकपुर से प्राप्त मानिकपुरा हुए ना। चोचला। जी, मेरे गांव से। आप राहुल सर मानिकपुर सलाम के हैं वालेकुम। क्या? तो उसके मेरा पीछे गांव। कहाँ स्क्रीन पे? विजिबल है सब लोगों को? जी हाँ। जी सर, विजिबल है। जी सर। अच्छा ठीक है। कल हम लोगों ने जैसे यहाँ तक क्वेश्चन किए थे, वर्णचक्र में स्थित आमने सामने के रंग कौन से होते हैं, तो यहाँ तक हम विरोधी लोगों ने रंग। किया हुआ था। हाँ, विरोधी रंग डायग्राम के थ्रू मैंने समझा दिया था, तो ये सारी चीजें हो गई थी। अब नेक्स्ट जी क्वेश्चन सर। आज का उठाते हैं। हरा, नारंगी तथा नीला रंग का विरोधी रंग कौन सा होता है? तो आई थिंक सभी को पता है। डायग्राम से फिर मैं एक बार समझा देता हूँ। रेड आ जाएगा, ब्लू आ जाएगा और येलो आ जाएगा। ठीक है। अब इनका द्वितीयक रंग निकालेंगे, रेड और येलो का ऑरेंज, रेड ब्लू का वायलेट, और ब्लू और येलो का ग्रीन। तो सारे इसी के थ्रू निकल जाएंगे। तो हरा का विरोधी क्या हो गया? लाल हो गया। और नारंगी का? नीला। नीला। और नीले का हो गया? नीले का नारंगी। बैगनी का पीला। सर स्क्रीन शो नहीं बैगनी हो पीला। का रही पीला। है। स्क्रीन नहीं पीला शो हो का रही है? बैगनी। सर लेकिन हो नहीं। रही है। छोटा बहुत दिखाई दे रहा है, थोड़ी बड़ा कर लीजिए। अच्छा 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 अच्छा, जस्ट अब दिखाई दे रहा है। अभी परफेक्ट है। जी सर, हाँ अब सही है सही सर। है। ओके ओके ओके। तो विरोधी रंग सबको समझ में आई गया कि किस तरीके से अगर हमको निकालना है तो जी निकाल सर। भी सकते हैं, और बाकी याद करके जो भी कर सकते हैं। एक रंग को कुछ देर रखने पर कौन से रंग की अनुभूति होती है? विरोधी रंग दिखाई देता है। उसी रंग के विरोधी रंग की। जैसे नीले रंग को देखने पर उसके विरोधी रंग पीले रंग की। इसमें पीला रंग लिखा हुआ है विरोधी, नीले रंग का विरोधी पीला तो नहीं होना चाहिए, ऑरेंज होना चाहिए। ठीक है। जी। हम्म। एक ही रंगतों के विविध मान का संयोजन क्या कहलाता है? एक एक वर्णीय वर्णीय रंग। रंग। जैसे कि नीला हो गया, हल्का नीला या गहरा नीला, जैसे रेड में भी कर सकते हो आप। रेड, लाइट रेड, डार्क रेड। जी। रंग की सघनता किस प्रकार से कम कर सकते हैं? तटस्थ रंग मिला देने से। जैसे कि कल हम लोगों ने इस चीज पे डिस्कस भी किया था कि सघनता होती क्या है, कोई एक लोग बताओ जल्दी। प्योरिटी होती है रंग की। जी सर, रंग की शुद्धता का शुद्धता। परिचायक होता है, ठीक शुद्धता है। का घनत्व का परिचायक होता है। जो रंग बिल्कुल जितना ही शुद्ध बिल्कुल होगा, घनत्व उतना ही बढ़िया दिखाई देगा। बिल्कुल। जो रंग जितना शुद्ध होगा उतना ही उसका घनत्व अधिक होगा। और मिश्रित जो रंग होते हैं उनका जो होता है घनत्व वो कम हो जाता है। और अधिक घनत्व वाले जितने भी रंग होंगे वो कैसे होंगे? चमकदार। ठीक है। जी। तटस्थ रंग कौन से होते हैं? काला और काला सफेद। सफेद सफेद। और काला और सफेद को मिलाकर के ग्रे बना सकते हैं, उसको भी तटस्थ रंग में रखा गया है। ठीक है। जी। अक्ष पटल के पार्श्व में कौन सी दो सूक्ष्म तंतु ग्रंथियां होती हैं? रोड्स और कांस, कोन्स। कौन? अच्छा ये बताइए, रोड्स के थ्रू हमें किन कलर्स का अनुभव होता है? रोड के द्वारा तो काला प्राथमिक रंग सफेद सफेद के दिखाई अलावा काला। सब देता कुछ। के द्वारा सफेद है। काला। सफेद काला। सफेद। सफेद। सफेद सफेद काला काला का। सॉरी। एंड ब्लैक होता है रोड्स के थ्रू, और कौन से सारे वर्ण होते हैं बाकी के। ठीक है। जी, रंगीन। मल्टी अच्छा, कलर होता है। कोई ये बता सकता है कि कौन से वाद में ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स का यूज हुआ है ज्यादा? सर पश्चिमी में। हाँ जी। सर वो बारहवीं अच्छा होता है ऑप्शन सर। दो। जैसे कि अ पार्ट में ही वो बना हुआ है जेब्रा। जी आप सर। आर्ट में नेत्री कला में सर वही। हाँ 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 हाँ, नेत्री कला में। जी ठीक है। जी सर। काले और सफेद और की दृश्यानुभूति कौन से तंतु ग्रंथियों से होती है? ये तो आपने अभी पढ़ ही लिया कि काले और सफेद की दृश्यानुभूति कौन से होती है? रोड्स से। और कौन से बाकी के रेस्ट ऑफ द कलर जो भी कलर्स हैं। शिल्प रत्न तथा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण। मूल वर्ण को इंग्लिश में प्राथमिक कलर्स ही बोलते हैं, अल्टीमेटली है वही चीज।
बट उसको दूसरे भाषा में बोला गया है, सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण। सुधा वर्ण थोड़ा सा नया है तो थोड़ा सा उस पर ध्यान दे दीजिएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वो कौन थे, किसने लिखे थे? मार्कंडेय नारा मुनि। मार्कंडेय मार्कंडेय मुनि मुनि। सर, मार्कंडेय। इसी का एक भाग है चित्रसूत्र, ठीक है। चित्रसूत्र 35 से जी सर। 43। 43, ठीक है, 9 भागों में विभक्त है। उसको किसने किया था? नारायण मुनि ने, ठीक है। नारायण मुनि। नारायण मुनि ने सर। और शिल्प रत्न का कौन है? श्री कुमार। श्री कुमार सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्थान को क्या, किस नाम से वर्णित किया गया है? स्थान स्थान इस स्थान ध्यान सर। से और अंतराल को स्थान, और उसमें आपके भूमि बंधन किस में बोला गया है? सम्रांगण सम्रांगण सूत्रधार। सूत्रधार में। ये वो भोज की। भोज की। राजा राजा भोज की। और अविलासितार चिंतामणि में स्थान हाँ, निरूपण निरूपण। कहा। स्थान निरूपण। सोमेश्वर की। वो की सोमेश्वर है, की है। ठीक है। सोमेश्वर के। जी। सौर रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें कोणाकार शीशे में से छन कर निकलती हैं तो क्रमानुसार कौन से रंग बनते हैं? लाल, नारंगी और पीला। जनरली नीला होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली इस चीज से आप समझ सकते हो, जैसे कि न्यूटन ने जो नियम दिया था उसके अनुसार प्राथमिक कलर्स कौन से थे? दिग्देवर होते नहीं। आज के हिसाब से आरजीबी होंगे। और आरजीबी आरजीबी प्रकाश होंगे नहीं। प्रकाश के, बट ये भी उसके अनुसार तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सर हरा गोलाकार होना चाहिए शीशे से छनकर नारंगी की निकलती जगह। हुई क्रमानुसार, ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं, बाद में देख लेते हैं, ठीक है। मुझे मतलब डाउट हो रहा है। अच्छा, ये हैं तो सारे कलर्स हैं तो सही। लाल, नारंगी, ये पीला, सर ये ये तीनों उसमें उसमें दिया आते गया हैं, है गर्म सर, रंगी। या ये दिया गया है शीत वर्ण। हाँ हाँ हाँ, हरा, नीला, बैंगनी, ठीक है। जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं उन्हें कौन सा रंग बोलते हैं? गर्म रंग। मिश्र रंग। जैसे कि कौन कौन से लाल जैसे कि वो गर्म कलर होते हैं? पीला, लाल, नारंगी। अच्छा, लाल का कोई एक लोग बताओ कि उसका प्रभाव क्या होता है, क्या अनुभूति होती है? लाल, ऑरेंज, पीला। नहीं, सर लाल के उसका भाव क्या प्रभाव होते हैं? प्रेम होगा, पराक्रम होगा, प्रेम प्रेम होता, होगा, लाल का पराक्रम होता प्रेम है। होता है। ठीक है, क्रोध जैसे भी होगा। प्रेम है, कामुकता है, पराक्रम भी है, उत्तेजना भी होती है, हिंसा भी होती है, और सबसे बड़ा खतरा, जो कि हम लोग अपने आसपास के अनुभवों से भी हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एक कलर राजा ठंडा ले लेते हैं, उसमें नीले कलर का कोई भाव बता दो। नीले कलर के क्या भाव होंगे? राजसी भाव होता है सर, राजसी और वैभव का होता है। राजस्व, राजस्व, राजस्व भी होगा। अब ठंडा है तो शीतल तो होगा ही ना, जी सर, तो शीतल शीतलता रहेगा भी है उसका। तो। और जब ठंडापन महसूस होता है, हम महसूस कर रहे हैं अपने आप से, तो जब ठंडापन होगा तो आनंद भी आएगा, शीतलता भी आएगी, ठीक है। और जी। आकाश को भी हम काउंट कर सकते हैं, नीला कलर आकाश का, वो हमें ठंडक प्रदान करता है, तो आकाश का कलर हो गया, ठीक है, आकाश भी हो जाएगा। ऊष्ण सुवर्ण की तरंग गति कैसी होती है? बहुत अधिक होती है। कोई एग्जाम्पल से जी समझा सर। सकता है इसको? लाल वाला सर, बिल्कुल लाल कलर वो से। जो होता है ना। जी जी, जी मैम, कंपन गति उसकी कितनी होगी? कम होगी, ठीक है। कम और होगी, तरंग दैर्घ्य, बैगनी की ज्यादा होगी। कंपन बैगनी की गति कम हो कंपन जाएगी गति लाल ज्यादा की, हो। तरंग गति जी सर। ज्यादा हो जाएगी, तरंग दैर्घ्य जिसे बोलते हैं, ठीक है। और इसी को उल्टा कर दोगे आप, डिट्टो उल्टा कर दो, किसी एक चीज को याद कर लो, जैसे आपने याद कर लिया कि कंपन गति कम होती है लाल की, तो उसी को उल्टा कर दो, तो कंपन गति ज्यादा किसकी हो जाएगी? बैगनी की। बैगनी की ज्यादा बैंगनी हो की। जाएगी, तरंग दैर्घ्य कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। बैगनी। हाँ, उस वर्ण के अंतर्गत कौन से रंग आते हैं? लाल, पीला, नारंगी भी आता है आपका।
जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा वर्ण बोलते हैं? ठंडा रंग या शीतल रंग? शीत वर्ण। शीत वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? कम होती है। कम होती है। जैसे कि लाल आपका क्या है? गर्म रंग है गर्म और रंग उसकी तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है। ज्यादा। ठीक है, तो इसकी कम हो जाएगी ठंडे रंगों की। शीत वर्ण के अंतर्गत कौन से रंग आते हैं? हरा और नीला। बैगनी को श्वेत भी रख श्याम सकते वर्ण हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना सर। अब इसमें जो लिखा हुआ है वो मैंने बता दिया, बैंगनी को भी रख सकते हैं। अभी आपने ऊपर ये दिखा देता हूँ, ये आपने पढ़ा हुआ था यहाँ पे बैंगनी शीत वर्ण में, ये। ठीक है। जी। हम्म। उष्ण उष्ण रंग में नहीं रख सकते हैं, शीत वर्ण में। हाँ ठीक है। हाँ, शीत वर्ण। अगला है, श्वेत श्याम वर्णों से चित्रण करने को क्या कहते हैं? वर्ण वर्ण शून्यता। वर्ण शून्यता। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? क्रोमेटिक। एक्रोमेटिक कलर। क्रोमैटिक। न्यूट्रल भी एक्रोमेटिक एक रहता है। वर्ण ही नहीं हो जाता सर? एक वर्ण मोनोक्रोमेटिक होगा, होता है एक वर्ण। एक्रोमेटिक ही होता है। नहीं, न्यूट्रल एक होता है वर्ण नहीं थोड़ा सा। होता, मोनोक्रोमेटिक। न्यूटन कहा हाँ जाता हाँ 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 हाँ, मैं उस हिसाब से, क्योंकि होता क्या है ना, जब आप एक्रोमेटिक पढ़ते हो उसका अगर एक्चुअल मतलब आपको नहीं पता तो एक्रोमेटिक से लोग जनरली एक वर्ण ही कर लेते हैं। और इनके इंग्लिश में मतलब भी पता होने चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम अगर भाषा को नहीं समझ पा रहे हैं तो इंग्लिश में उनके वर्ड्स को हम समझ सकें। ठीक है। वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में समाहित कर लेने पर वह कैसी दिखती है? काली। विजय जी, ये आपका क्वेश्चन भी था शायद। हाँ, ये क्वेश्चन भी था, समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे काली। हाँ, कोई बता सकता है? वस्तु द्वारा प्रकाश को अपने में जब अपने प्रकाश को अपने में ऑब्जर्व कर लेती है तो वो काली दिखाई देती है। जब प्रकाश ठीक है। नहीं रहेगा तो हर चीज काली ही तो दिखाई देगी ना, वही है। ओस्टवाल आदर्श व्रत में कितनी, हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। है। जैसे सर अगर हम क्वेश्चन धूप कर में से लेंगे। आते हैं, ठीक है। जैसे सर अगर हम धूप में से आते हैं तो वहां सफेद रहता तब है। काला काला तो दिखता है। जब वहां से, तो जब वहां अंधेरे में आते हैं तो वो चीज समाहित जिससे काले में होती है, वही। जी। ओस्टवाल आदर्श व्रत में कितनी रंगतें हैं? 24। 24। ये 3 भागों में डिवाइडेड है। ठीक है, 8 8 के उसमें। और इसके प्राथमिक कलर्स कोई बताओ, कौन कौन से होते हैं प्राथमिक कलर्स? आरजीबी लाल होते पीला हैं। नीला हरा। लाल लाल पीला पीला नीला हरा। नीला वो हरा होता है। नीला पीला लाल होगा और नहीं प्रकाश नहीं के नहीं, लाल हरा पीला नीला हरा। नीला। प्रकाश के होगा ना हरा सर। मैम इसमें 4 कलर्स होते हैं। ठीक है। 4 4 करके 8 बनाया जाता है, तब 8 त्रिका 24। देखिए इसमें लिखा भी है, पोस्टवाल ने कितने रंगों का रंग चक्र प्रस्तुत प्रस्तुत किया? 8 रंगों का। 4 प्रधान, 4 रंगत चक्र। ठीक है। किसी रंग को मिलाने से तान घटता है या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? तान या मान क्या बढ़ जाता है? क्या घटता मिलाने है। पर काला? काला किसी में रंग को घट सफेद जाता है। मिलाने मिलाने से से तान मान या बढ़ता मान, है सफेद और मिलाने से जो काला मिलाने से मान घट जाता है। काला मिलाओगे तो मान घट जाएगा और सफेद मिलाओगे तो मान बढ़ जाएगा। जी सर। ठीक है। ये मान की एक्चुअल जो मीनिंग होती है वो रंगत के हल्के या गहरेपन का मान होता है। जैसे कि यदि किसी रंग में सफेद मिला दिया गया तो उसका मान बढ़ गया, यदि किसी रंग में काला रंग मिला दिया गया तो उसका मान कम हो गया। अच्छा, कल एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन थी, जैसे कि नाट्य शास्त्र में 4 रंगों का उल्लेख मैंने बताया था, बट जो मैंने लिखा था, बट मैंने जो मैम के नोट्स में देखा तो उसमें 3 ही कलर्स हैं। ठीक है, लाल पीला और काला। किसी ओके सर। किसी रंग को मिलाने से तान या मान घटता है काला रंग मिलाने से। किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है? पीले रंग पीला। में। पीले रंग अभी में हमने सर। बताया कि जैसे हमने अभी भाव बताए, लाल रंग के ही भाव बताए थे उसमें कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? तो लाल रंग प्रकट करता है। उसमें पराक्रम भी आ जाएगा आपका, क्रोध भी आ जाएगा, कामुकता भी आ जाएगी, खतरा भी आ जाएगा, हिंसा भी होगा, उत्तेजना भी होगा। कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? पीला रंग।
कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है? नीला रंग, जिसका भाव भी शीतलता ही है। जिसके जब शीतलता का अनुभव होता है तो आनंद का भी अनुभव होता है, राजस्व का भी होता है, और ईमानदारी का भी होता है, और आकाश का भी होता है। ठीक है, और ये ठंडा रंग है। ठीक है। कौन सा रंग समृद्धि प्रकट करता है? हरा रंग। कोई और बता सकता है हरे रंग के और क्या क्या भाव हो सकते हैं? प्रजनन हम्म। है ना, ये सबसे बेस्ट वो है। आप शांति का भी समृद्धि, एक तरीके से कह विकास सकते हैं। और बिल्कुल। ये ओके, तो मैं बता देता हूँ। देखो, एक तो हो गया आपका प्रजनन एवं विकास, जैसे कि अपने झंडे में भी है ग्रीन कलर, तो उसका भी अर्थ ही यही होता है। ठीक है। दूसरी बात, जब आप कोई भी पेड़ देखते हो, हरियाली देखते हो, तो आपको कैसा अनुभव होता है? कोई एक लोग बताओ, कैसा अनुभव होता है देख करके? शांति का अनुभव खुशहाली। होता है, खुशहाली, शांति। ताजगी का शीतलता भी का। अनुभव करते हैं आप, ताजगी का भी अनुभव करते हैं, शिथिलता भी होती है उसमें। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। कौन सा रंग ज्ञान प्रकट करता है? नारंगी। ना, नारंगी नारंगी के का और, बिल्कुल, नारंगी के और कौन कौन से भाव हो सकते हैं? सर, वैराग्य होगा और हाँ विद्वंता, बुद्धिमत्ता भी होता है ना नारंगी का। जी। अब जैसे नारंगी कलर है, तो एक तो आपने पढ़ लिया क्या? ज्ञान। ठीक है। दूसरा होगा वीरता का भी है, ऑरेंज कलर। तीसरा होगा दिव्य ज्योति का भी। साहस और ठीक है। बलिदान भी है ना सर? साहस और बलिदान का भी है, वीरता उसी के अंतर्गत आ गया ना। सफेद रंग क्या प्रकट करता है? शांति। शांति और निर्वेद जिसका। हम्म। काला रंग क्या प्रकट करता है? शोक, अज्ञानता, विरोध, बुराई। इसके अलावा भी और कोई हो सकते हैं? अंधकार। कौन सा मैम? काला रंग अंधकार भी तो प्रकट करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, जहां अंधकार होगा, मान लीजिए आप एक चौराहे पे खड़े हैं, जीवन के चौराहे पे, और आपको, जैसे बहुत से लोगों के साथ होता भी होगा कि उनको ये नहीं समझ में आ रहा होता होगा कि अब हम किसी कोई एक टॉपिक पे कि हम अब क्या करें। तो पहले तो उनको अंधकार दिखाई दे रहा है, तभी तो रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो अंधकार हो गया। फिर डर भी उससे उत्पन्न होता है, मतलब भय का उत्पत्ति होती है। अज्ञानता भय होती है, होता तभी हम उस दुराहे पे खड़े होते हैं। ठीक है। फिर उससे हमको है। निराशा का भी उत्पत्ति होती है। तो हम जो भी कलर्स हैं, उनके एक भाव को हम अपने को उस जगह पे खड़े रख करके अनुभव कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबको ठीक है। याद ही हो जाए, बहुत से लोगों को याद नहीं ठीक है। होगा, तो वो इस चीज को फील कर सकते हैं कि हमारे ऊपर ये चीज गुजर रही है। या काले रंग से हम क्या क्या हम फील करते हैं, वही तो सब कुछ लिखा गया है। तो जो हम फील करते हैं, उसी से हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। जी सर। काला व सफेद रंग क्या कहलाता है? तटस्थ रंग। वर्ण शून्यता भी है, शून्य वर्ण भी है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं? तान। तान, और तान कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। छाया, मध्यम प्रकाश और प्रकाश। धरातल का गुण क्या प्रकट करता है? पोत, टेक्सचर। चित्र में बुनावट दर्शाता है? पोत। धरातल की बुनावट, अनुभूति या वयन क्या है? पोत। लास्ट ईयर एक क्वेश्चन भी आया था, शायद 2021 में, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा या सॉल्व किया होगा, तो उसमें देखा होगा कि पोत का ये क्वेश्चन भी था। प्रकृति निर्मित वस्तुओं का धरातलीय गुण क्या कहलाता है? स्वतः स्वतः प्राप्त प्राप्त। पोत। पोत कितने प्रकार के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार। कौन कौन से सृजित, होते हैं? अनुकृत, प्राप्त, सृजित, अनुकृत। प्राप्त, सृजित, अनुकृत। बिल्कुल। प्राप्त को ही हम क्या बोल सकते हैं? कल्पित पोत भी बोल सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, प्राप्त बोध का अर्थ क्या होता है? सीधे प्रकृति से चीजें प्राप्त हो, जैसा कि आप लोगों के सामने ही प्रकृति से लिखा डायरेक्ट हुआ है, प्राप्त हो। सामने ही लिखा हुआ है। यह बिल्कुल। प्रकृति तथा मानव निर्मित वस्तुओं में होता है। ठीक है। और जैसे अनुकृत पोत जो है, इस पोत के प्रभाव से द्विआयामी धरातल पर क्या प्रभाव उत्पन्न कर देते हैं? त्रिआयामी। बिल्कुल। और सृजित पोत क्या होता है? होम जो मैन मेड हो। ये साधनों की सहायता से भी सृजित किया जाता है। ठीक है। जी सर। इसमें देखिए आपके पोत के 3 प्रकार लिखे हुए हैं, प्राप्त, कल्पित, ये प्राप्त या कल्पित, अनुकृत और सृजित। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। चित्र में दूरी प्रदर्शित करता है। अंतराल। अंतराल किसके अंतर्गत आता है? सिद्धांत के अंतर्गत कि तत्व के अंतर्गत कि छटांग के अंतर्गत? तत्व के अंतर्गत आता है। तत्व के कौन कौन अंतर्गत से तत्व एलिमेंट होते हैं? रेखा, रूप, रूप, रेखा, रेखा, सतह, रूप, तत्व, कोट। कोट वयन। बिल्कुल। सिद्धांत कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं? कोई एक लोग बताना है। ऐसे क्या होता है ना कि सबकी आवाज वैसी रहती है, गूंजती है। कोई एक लोग जिसको पता हो, बिल्कुल अच्छे से पता सहयोग, प्रभाविता, ये प्रमाण सहयोग, और सामंजस्य, लय। संतुलन, प्रवाह, प्रमाण, प्रभाविता। हो। और प्रभाविता। कल हमने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि इसको याद करने का एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसको भी याद नहीं होता, जिसको याद हो उसके लिए वेल एंड गुड है। देखो, सा से 3 हुए, सहयोग, सामंजस्य और संतुलन। और प्रा से क्या क्या हो गया? प्रवाह, जिसे हम क्या कह जाते हैं? लय। ठीक है। दूसरा हो गया प्रभाविता। और प्रमाण को दूसरे में क्या बोलते हैं? अनुपात, अनुपात। प्रपोर्शन। अनुपात, प्रमाण। तो 3 सा से हो गए और 3 ही प्रा से हो गए। अब जनरली क्या होता है कि हम लोग प्रभाविता, लय, अनुपात याद कर लिए या प्रमाण याद कर लिए, तो अगर दूसरा कुछ भी लिखा है तो हम उस चीज को समझ सकें। तो सहयोग को ही हम एकता भी बोलते हैं, यूनिटी। ठीक है। सामंजस्य को क्या क्या बोल देते हैं हम लोग? संगति या हारमोनी। हारमोनी। ठीक है। संतुलन को क्या क्या बोलते हैं? संतुलन को हम बोलते हैं क्षमता या बैलेंस। प्रभाविता, डोमिनेंस ऑफ एम्फेसिस। और लय या प्रभाव, लय को ही प्रवाह बोलते हैं, प्रवाह या लय, रिदम। और अनुपात होता है प्रमाण, प्रपोर्शन। ठीक है। द्विआयामी चित्रभूमि को कलाकार का कार्य क्षेत्र, सॉरी, अंतराल। अच्छा, कलाकार का कार्य क्षेत्र से याद आया कि स्टूडियो किसका है? स्टूडियो कलाकार का कार्य दक्ष। तो का और पूर्वे का है, लाल चित्र कलाकार दक्ष किसका है? माचिस माचिस का का है। है। हेनरी मातिस। मातिस किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? फावस, फावस। फावस। अच्छा, फाओवाद से एक चीज और कनेक्ट कर देते हैं कि अपने यहाँ कौन से इंडियन आर्टिस्ट हैं जो फाओवादी हैं या रंगवादी हैं? सैलोज मुखर्जी, सैलोज सैलोज मुखर्जी। मुखर्जी। चलो, बिल्कुल। वह क्षेत्र जहां पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है क्या कहलाता है? अक्षत अंतराल कहलाता है। वह क्षेत्र जहां पर चित्रकार ने कार्य आरंभ नहीं किया है, अक्षत अंतराल। अंतराल को ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या बोलते हैं। ठीक है। भूमि बंधन, स्थान और स्थान निरूपण। कोई एक लोग बताओ, भूमि बंधन किसमें बोलते हैं, स्थान और स्थान निरूपण? तीनों लोग, तीनों को डिस्क्राइब कर दो। भूमि बंधन बोलते हैं सम्रांगण सूत्रधार में, और जी। स्थान बोलते हैं विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, और स्थान निरूपण बोलते हैं अभिलाष चरितम में। अभिलाषितार चिंतामणि में, जो कि किसकी है? सोमेश्वर की। सही है। सोमेश्वर। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमि बंधन के नाम से जाना जाता है? अभी आपने पढ़ ही लिया, सम्रांगण सूत्रधार, जो कि राजा भोज की है।
किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान के नाम से जाना जाता है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण में, जो कि मार्कंडेय मुनि की है। किस ग्रंथ में अंतराल को स्थान और रूपण के नाम से जाना जाता है? अभिलाषिता चिंतामणि, जो कि किसकी है? सोमेश्वर की। अंतराल में रेखा की कितनी स्थितियां संभव हैं? एक तो हम लोगों ने जैसे कि अभी पढ़ा ही हुआ है कि एक तो हो गई, ठीक है, लंबवत, एक हो गई क्षैतिज, और एक हो गई कणवत। अच्छा, एक लोग, मैं डायग्राम बना देता हूँ। मैंने इसको अभी आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बताया था और कल की क्लास में भी बताया था कि अगर ये ऊर्ध्वाधर या लंबवत कोई रेखा है तो उसके क्या प्रभाव होंगे। और इस तरीके से आप रटे मत बोलिएगा, आप अपने आप को खड़ा कीजिए और उस तरीके से बताइए कि क्या क्या आप फील करते हो। गौरव को गौरव फील करके। सम्मान, जी, गौरव सम्मान और शक्ति। ठीक है। और जब लेटे हुए होते हैं, मतलब कि क्षैतिज अवस्था में होती है रेखा, तब क्या होता है? शांति शांत, प्रकाश। विश्राम हो गया, शांति हो गई, विश्राम होता है। मौन हो गया, संतुलन हो गया। ठीक है। और जब कणवत उसमें होती है, तब क्या होता है? व्याकुलता, उत्तेजना भी होती है, व्याकुलता और व्याकुलता असुरक्षा, बेचैनी। बिल्कुल बिल्कुल। सक्रिय तथा सहायक अंतराल क्या है? प्रमुख रूपों में युक्त अंतराल सक्रिय तथा शेष अंतराल सहायक अंतराल होता है। अच्छा, दो रूप भी थे, सक्रिय और सहायक, याद है आप लोगों को? दो रूप थे, सक्रिय रूप और सहायक रूप। सक्रिय रूप और सहायक रूप दो वो थे, और सक्रिय रूप को किस तरीके से बल देता था सहायक रूप, क्या उसका मतलब होता था, बता सकते हैं आप लोग? और जी आपने सर। बताया था जो सक्रिय रूप वो होता है नायक वो रोल जैसे में फिल्म बताया में था, जो है मेन बल नायक देता है होता है, सक्रिय रूप से। और जो सहायक रूप में गौड़ होता है, हाँ, जैसे कि मैंने जो ये पीछे बताया से रहता था है। कि देखिए, एक मूवी होती है, मूवी में एक एक्टर होता है जिसपे पूरे टाइम कैमरा रहता है, मेन उसी की स्टोरी चल रही होती है। हीरो, हाँ, हीरो। जैसे हीरो। वो हो गया क्या? सक्रिय रूप। लेकिन एक हीरो का दोस्त होता है, या कुछ और भी आप मान सकते हो, जो उसके सपोर्टर रोल में होता है। ठीक है। तो वो होता है सहायक रूप, जो कि उस कैरेक्टर को बल प्रदान कर रहा होता है, मतलब उस रूप को बल प्रदान कर रहा होता है। तो सहायक का मतलब हुआ कि वो जो सहायक रूप है वो बल प्रदान कर रहा है सक्रिय रूप को। ठीक है। सपोर्ट दे रहा है सिर्फ। सपोर्ट दे रहा है। धरातल तथा अंतराल में क्या अंतर है? कोई भी स्थान चित्र का धरातल हो सकता है, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का कार्य क्षेत्र है। ठीक है। धरातल तो कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज को आप धरातल मान सकते हैं, लेकिन अंतराल केवल कलाकार का जो कार्य क्षेत्र है। जैसे कि वो कैनवास में अगर चित्रण कर रहा है तो वो अंतराल हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई लैंड है, तो वहां पे तो कोई आर्टिस्ट नहीं काम कर रहा है, तो वो धरातल कहलाएगा, अंतराल का मतलब नहीं होगा उसमें। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत किसने विकसित किया था? ग्रीक ग्रीक वासियों ने या यूनानियों ने? ग्रीक अच्छा, वासियों कोई ने बता और सकता है यूनानी। किस चीज के लिए दिया था? अनुपात के लिए। अनुपात। अनुपात के। सफेद के मिश्रण से तैयार रंगतों को क्या कहते हैं? टिंट टिंट। कहते हैं। स्वतंत्र रेखांकन पद्धति किस कलाकार की शैली के प्रतिनिधित्व करती है? कंडेशी। कंडेशी किस कलावाद से हैं? अभ्यंजनावाद इंग्लिश के। रोमांटिसिज्म अभिव्यंजना के। वास्तु। ब्लू राइडर ग्रुप। अमूर्त। और वो इंग्लिश टू राइडर रोमांटिसिज्म के ग्रुप थे। के। अच्छा, एक चीज बताइए, ब्लू राइडर ग्रुप था, जी हाँ, दो ग्रुप ब्लू वहां पे राइडर ग्रुप स्टैब्लिश थे। हुए थे। दो जी ग्रुप स्टैब्लिश हुए थे, एक ड्राई ग्रुप जी। है और दूसरा ब्लू राइडर। ब्लू राइडर अच्छा, ग्रुप। ड्राई ब्लू राइडर ग्रुप। अच्छा, ब्लू राइडर जो ग्रुप था उसके तो कैंडेस्की हो गए, और ड्राई ग्रुप लेके फ्रेंच मार्क है। लुडविन लुडविन। रेड मार्क ग्रुप। एक फ्रेंच लोग बोलो मार्क कि ही मैं। पढ़ा है। ड्राई फ्रेंच बुकले का हो मार्क गया ही तो लुडविन, पढ़ा। वेस्टर्न शहर में चला था।
ड्रेसडेन शहर में चला था, बिल्कुल। और जो ब्लू राइडर था वो कहाँ चला था? म्यूनिख में। म्यूनिख जर्मनी, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों को इसमें डाउट भी हो सकता है क्योंकि ज्यूरिख भी होता है, एक जगह है, सिटी है, और एक म्यूनिख भी है। तो म्यूनिख में चला था जो कि जर्मनी में, और जो ज्यूरिख है वो स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे किसका जन्म हुआ था, और उसी ग्रुप से तो रिलेटेड इटाली है वो। नहीं 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 नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं, सॉरी, उसी तो ग्रुप उसमें के तो एक स्विट्जरलैंड कलाकार हैं। इटालिया है। पॉल दूसरा क्ली का का जन्म हुआ था। पॉल क्ली का जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में। बिल्कुल। सर दूसरा का ठीक है। कहाँ हुआ था, मार्शल दूसरा का? मार्शल धूसा का, आई थिंक, नॉर्वे फ्रांस में में हुआ हुआ है, था। नॉर्वे। मार्शल धूसा का नहीं, फ्रांस सॉरी, पेरिस में हुआ था। नार्वे में था। नहीं नहीं, एडवर्ड मुंह का मार्शल धूसा नॉर्वे का में हुआ फ्रांस था। पेरिस में हुआ था। एडवर्ड मुंह का नाम। 1887 था आई थिंक, और मार्शल धूसा का फ्रांस पेरिस में हुआ। ठीक है। कलागत तत्व, रेखा, रूप, रंग आदि का कलात्मक अंकन क्या कहलाता है? संयोजन। जैसे कि मैंने एक परिभाषा भी बताई थी कल, जिसको हमने कनेक्ट करके बताया था, कोई बता सकता है ये? संयोजन का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो किससे होता है? जोड़ने से, जिसमें कला के तत्वों को जोड़ा जाता है। जैसे कि इसमें लिखा है, कलागत तत्वों, रेखा, रूप, रंग, तानपोत, अंतराल का कलात्मक अंकन ही संयोजन है। संयोजन की कितने सिद्धांत है? 6, जो कि मैंने आपको बता भी दिए। सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभाविता, प्रवाह और प्रमाण। इसमें परिपेक्ष लिखा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए जी। इसमें कुछ गलतियां भी हैं राशि रस्तोगी में, काफी सारी। तो वो चीजें भी हम लोग देख लेंगे। हाँ, मध्यकालीन यूरोपीय कलाकारों ने किस विभक्ति का प्रयोग अपने चित्रों में अधिक किया है? सम विभक्ति का। ठीक है। मध्यकालीन यूरोपियन कला में अंतराल का संयोजन किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? दृष्टिगत क्षय वृद्धि के आधार पर। अच्छा, ये क्षय वृद्धि आपके विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी आता है या चित्र सूत्र में आता है? 5वें अध्याय में सर। 5वें अध्याय में, चित्र पांचवें सूत्र के अध्याय 5वें में। अध्याय में। ठीक है। कलागत तत्वों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? संतुलन। दो विरोधी तत्वों के बीच समान स्थिति उत्पन्न करना क्या कहलाता है? संतुलन। मतलब उनके बीच का बैलेंस मेंटेन करके रखना, अगर विरोधी तत्व है तो। किसी एक आकृति को अन्य आकृतियों की तुलना में प्रमुखता देना क्या कहलाता है? प्रभाविता। प्रभाविता का एक्चुअल मतलब पता है किसी को? बताएगा कोई? फैसिस, इसी पर जोर डालना। डोमिनेंस ऑफ इम्फेसिस। किसी एक आकृति को अन्य की तुलना में प्रमुखता देना, जो कि इसमें लिखा हुआ है। प्रभाविता के अंतर्गत मुख्य आकृति के महत्व को प्रधानता दी जाती है, और गौड़ आकृति मतलब दूसरी आकृति को उसके अनुसार द्वितीय स्थिति में संयोजित करते हैं। जैसे मानव आकृति या वस्तु आकृति में, मानव आकृति या वस्तु आकृति में एक प्रथम आकृति जो नायक का रूप होती है, निभाती है, तथा मतलब दूसरी अन्य आकृतियां जो होती हैं उसको सहयोग प्रदान करती हैं, जो कि अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया, मूवी के। ठीक है। अच्छा, इसका प्रभाव किन किन चित्रों में है जनता के, बता सकता है कोई? पानी में है, पद्म पाणी बोधिसत्व में। अजंता के पद्मपाणि बोधिसत्व, जो कि गुफा नंबर 1 में है। ठीक है। अजंता के मार विजय किस गुफा में है? और वन में भी है, महावीर 1:17 मिला है, बिल्कुल। चित्र मिला है। एक मेनली बोधिसत्व। मानते हैं, 17 में भी है, बट एक को मेन मानते हैं। राहुल समर्पण में भी है। राहुल समर्पण आपका काहे में है? राहुल समर्पण, माता पुत्र, बुद्ध भिक्षा मांगते हैं। 17। 17। देखिए, मैंने इस चीज को इस तरीके से याद किया था, जैसे बुद्ध भिक्षा मांग रहे हैं 17 में, तो उसके जस्ट पहले 16 था, गुफा नंबर 16 जिसमें चित्र पाया गया था।
तो बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए अपना घर त्यागे होंगे, तो बुद्ध का जन्म, बुद्ध का गृह त्याग, दोनों चीजें 16 से हैं। और अगले स्टेप में बढ़े तो उन्होंने अगले स्टेप में भिक्षा मांगना स्टार्ट कर दिया। मतलब मैंने इस सर तरीके से याद उपदेश भी किया है तो कि 16 में है, उपदेश भी तो 16 में मैम है। बिल्कुल है, मैं उसको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे सर उसमें और बता भी रहे हैं चित्र हैं, कि 16 में तो जन्म से मरती ही राजकुमारी भी है, और भी चित्र हैं, बट उस चीज को, पर्टिकुलर चीज को मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैंने यहाँ लिखा है। चित्र में किसी एक आकृति या वस्तु को महत्व देने के लिए चित्र संयोजन के किस नियम का पालन किया जाता है? अभी आपने पढ़ा ही कि हम किसी एक आकृति को मेन आकृति मानते हैं, उसको महत्व देते हैं, तो प्रभाविता में होता है। प्रभाविता के सिद्धांत का सबसे अच्छा उदाहरण किन चित्रों में दिखाई देता है? अजंता के चित्रों में। आई थिंक सबको पता ही चल गया होगा किन किन चित्रों में दिखाई देता है। कोई एक लोग बताओ, कोई एक लोग। पद्मपाणि, महारविजय, राहुल समर्पण। जी। सामंजस्य पूर्ण अवयवों की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को क्या कहते हैं? लय। परिप्रेक्ष्य शब्द किस मूल का है? लैटिन मूल का, लैटिन भाषा का है। परिप्रेक्ष्य का क्या अर्थ होता है? परिप्रेक्ष्य के माध्यम से द्विआयामी धरातल पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है। ठीक है। अच्छा, द्विआयामी धरातल से पर वस्तुओं का त्रिआयामी प्रभाव दर्शाया जाता है, तो इससे एक चीज और बताइए कि लियोनार्डो दा विंची ने कौन सा एक अपनी कृति में प्रभाव डाला था, और क्या उसका नाम था? मोनालिसा। क्या मोनालिसा। नाम था उसका? मोनालिसा। नहीं नहीं, मोनालिसा तो कृति थी, उसमें जो ये प्रभाव डाला था उसको क्या नाम दिया था? छाया प्रकाश सर। क्यूरो अच्छा, क्यूरो क्यूरो। चेरस क्यूरो, चेरस क्यूरो, क्यूरस क्यूरो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यही छाया प्रकाश को मुगल में क्या बोलते हैं? जात परताज। प्रजात करके था। क्या बोलते हैं? छाया प्रकाश वर्तमान अरदास परदाज बोलते भी हैं। कुछ बोलते हैं क्या? कैसे परदाज का कैसे क्या प्रभाव होता है? छाया प्रकाश के लिए शायद यूज होता परदाज भी तो पृथ्वी उसी का के लिए नहीं यूज बोलते होता है हैं। ना, है। जो हाँ कि अलवर में भी यूज हुआ है। अलवर में कौन सा आर्टिस्ट करता था छाया प्रकाश वाला काम? सर हाइटिंग प्रभाव तो उसमें जो रेखा चित्र में किया था मुगल में, कल मैम जो क्वेश्चन दी थी। और क्या जो है मैम? पर्दाज ही यही था छाया प्रकाश। छाया प्रकाश, वही मैं बोल रहा हूँ कि छाया प्रकाश का जो प्रभाव था वो अलवर शैली ने किसने किया था? संदेह और बताएं, भूल गए। डालू राम। तो छोटू ने किया था। डालू राम ने भित्ति चित्र का किया था, वही पर प्रकाश का उन्हीं डालू को राम और शिव सारा। कुमार ने तो वो जो कि जयपुर से आकर के अलवर गए थे, उन्होंने तो भित्ति चित्र का किया जी था, सर। छोटू ने किया था परदाज का। जी कौन सा सर। सर? छोटू, छोटू। छोटू करके नाम था। छोट वाला छोटू। छोटू। हाँ, उसने कमाल किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसी शैली में मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ उसी शैली का। अलवर शैली भित्ति चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध थी। ठीक है, वहां पे दो चित्र थे मात्र, मतलब थे तो और भी, बट मेनली जो है नेफ्री वादन और नर्तकी समूह। कोई ये बता सकता है कि नर्तकी समूह चित्र और कहाँ पाया गया था? विजय जी आप मत बताइएगा। बाघ में पाया गया था। सर बाघ गुफा में, और उसमें बाघ बाघ की गुफा किस गुफा में था? चौथी में थी। चौथी चौथी में, पक्का है ना? जहाँ रंगशाला है उसी में है। और वेस्टर्न में कहाँ पाया गया था? इसमें सर वेस्टर्न, वेस्टर्न में रेबरा की मूर्ति थी ना, नर्तकी क्या था? कहीं प्रागैतिहासिक काल का देगा की बताइए, थी, देगा प्रागैतिहासिक देगा काल में देगा किस दे, देगा की थी ये जो बैले नदी में थी। नर्तवानी कोगुल गुफा में पाया गया नर्तकी समूह का चित्र। ठीक है, कोगुल गुफा में नर्तकी समूह का चित्र है, और अलवर शैली में भी नर्तकी समूह का चित्र है, तो दोनों को इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। नेफ्री वादन। और नेफरी वादन भी है अलवर शैली का। ठीक है,
रेखीय परिपेज के कितने अंग हैं? 6। चित्रतल, स्थिर बिंदु, दृष्टि बिंदु, दृष्टिपथ, क्षितिज रेखा और अदृश्य बिंदु। जिस स्थान पर खड़े होकर कलाकार किसी दृश्य को देखता है उसे क्या कहते हैं? स्थिर बिंदु। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? दृष्टिपथ। स्थिर बिंदु को दृष्टि बिंदु से मिलाने वाली रेखा को दृष्टिपथ कहते हैं। बिंदु से बिंदु जो मिलाया गया है स्थिर बिंदु से दृष्टि बिंदु वाला, तो वो जो रेखा खींची उसको हम दृष्टिपात बोल देते हैं। स्थिर बिंदु के ठीक सामने जिस पड़ी रेखा की कल्पना की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्षैतिज क्षैतिज। रेखा। क्योंकि पड़ी रेखा है उससे आप कनेक्ट। क्षैतिज रेखा के वे बिंदु जहां आकृतियों की दोनों अथवा तीनों ओर की सीमा रेखा आकर मिलती है उसे क्या कहते हैं? अदृश्य बिंदु। घनाकृतियां किसे कहते हैं? घनाकृतियां वे आकृतियां होती हैं जो वर्ग तथा आयतों के त्रिआयामी रूपों से बनती हैं। ठीक है, तो घनाकृतियों की बात चली तो घनवाद का कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ और कब से कब तक चला? क्यूबिज्म में जी 1907 से 1925। जी, पिकासो। घनाकृतियों के अंतर्गत क्या क्या आता है? भवन है, पुस्तकें हैं, ईंट है, संदूक है, साबुन है तथा डिब्बा भी है। किसी निश्चित कोण से वस्तु को देखने पर उसमें जो लघुता आती है उसे क्या कहते हैं? स्थितिंजय स्थित लघुता। लघुता। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? 3 तल दिखाई देते 3। हैं। ठीक है, माध्यम एवं प्रविधियां की बात कर लेते हैं। जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ? इंग्लैंड अब से। इसमें तो लिखा हुआ है कि 18वीं शताब्दी इंग्लैंड में, लेकिन आई थिंक कि 14 शताब्दी में पॉल सैंडवाई वाला था। जी हाँ। ठीक है, जी। अब इसमें पॉल सैंडवाई तो लिखा है लेकिन ये 18वीं शताब्दी लिखा है, ये 14वीं होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, 14वीं होना चाहिए। बिल्कुल। चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है? जल एवं तेल। जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं? ट्यूब, टिकिया तथा शीशी में। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदुरा। अगर किसी को पता है कि जल रंग में क्या माध्यम यूज किए जाते हैं तो वो बताइए प्लीज। बताए। पानी। पानी। और तेल रंग में? लग में टर्पंटाइन ऑयल और वो अलसी का तेल। बिल्कुल। टर्पेंटाइल ऑयल का मतलब होता है कि वो ब्रश को धुलने के लिए होती है बेसिकली, और साफ वैसे, करते हैं। हाँ जी, अलसी का तेल होता है। ठीक है, एक्रेलिक कलर्स में लेकिन पानी और जल दोनों का यूज कर लेते हैं। ठीक है, बट पेस्टल में कोई भी माध्यम यूज नहीं होता है और उसमें फिक्सेटिव यूज होता है। बट जैसा कि मैम ने भी बताया था कि फिक्सेटिव एक ऐसी चीज है जो यूज तो उसी के लिए होता है, वो बंधक के रूप में। बट पेस्टल एक ऐसा कलर है जिसमें फिक्सेटिव का यूज बाद में किया जाता है। बाकी सब में माध्यम का प्रयोग पहले से किया जाता है। जब तक रंग में आप तेल घोल करके उसको तभी तो चित्रण करेंगे, बट पेस्टल में ये चीज नहीं। ठीक है, अच्छा कोई ये बता सकता है कि पेस्टल की खोज किसने की थी? पुनर्जागरण काल वाले लोगों ने। इम्पैक्ट सर ग्रेट बॉय ने। हाँ रोसलवा वो। तो कैरियोरा सलवा ने। कैरीबोरा। हाँ सर रोसलवा सोलवा हम्म। कैरियोरा। ठीक है, और भारत में क्रिस्टल के किसने, पहले क्या भारत में चलता है शुरुआत ना? किसने की थी? पुनर्जागरण जी, काल। अवनींद्रनाथ साहब ने। अवनींद्रनाथ टैगोर। अभी सर वही। जी, ठीक है। और किससे सीखा था अवनींद्रनाथ टैगोर पेस्टल कलर्स का? सिनोर गिलार्डी। गिलहारी से। राइट, गिलहारी से।
जी। अब जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है? मोटा। ठीक है। और मोटा क्यों यूज करते हैं, कोई बता सकता है थोड़ा सा? सर मोटा इसलिए यूज करते हैं, अगर पतला रहेगा तो उसमें पानी हम अप्लाई करेंगे तो वो फट जाएगा ना सर, इसीलिए मोटा कागज का बिल्कुल, क्योंकि इस्तेमाल उसको करते आवश्यकता अनुसार हमें धुलना भी पड़ता है, तो वो अगर हल्का पेपर होगा तो उसमें सही नहीं बैठेगा। अच्छा, एक चीज और बताइए कि इसमें कौन सी ब्रश यूज होती है? हैं। टेबल ब्रश होती है सर। टेबल। जल रंग के लिए कौन सा कागज प्रयोग होता है? मोटा। जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन सी होगी? सेबल, अभी आप लोगों ने बताई। ठीक है। और तेल में कौन सी यूज होती है? खाद। हाँ भैया सर, हाँ भैया। हॉग एयर। करंटली कुछ चीजों में सिंथेटिक ब्रश भी यूज होने लगी, बट मेनली हॉग एयर ही है इसका। ठीक है, जो सुअर के बाल से बनी होती है। जल रंग चित्रण के लिए कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं? जैसे कि कैंट का यूज होता है, फेब्रियानो का होता है, सैंडर्स होता है, कॉटरेज पेपर होता है, और वॉट्समैन होता है। वॉट्समैन कागज कहाँ से उत्पादन होता है? इंग्लैंड की जे वॉट्समैन कंपनी का है। ठीक है। अच्छा, कार्टिज पेपर का कोई यूज करता था? अवनींद्र का अवनींद्र का। अवनीन्द्रनाथ टैगोर अवनीन्द्रनाथ साहब टैगोर। करते थे। जी। हम्म, निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा गया है? बताइए। 3 भागों कार्बनिक में। वर्ण। कार्बनिक वर्ण जिसके अंतर्गत आते हैं रासायनिक तत्व, पशु एवं वनस्पति से प्राप्त। अकार्बनिक वर्ण जो कि खनिज रंग होते हैं। जल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं? लाइट टू डार्क शेड में। ठीक है। और जबकि तेल रंग में किस तरीके से प्रयोग करते हैं? डार्क लाइट। डार्क टू लाइट सर, डार्क टू लाइट। उल्टा हो जाता है। अच्छा, ये जो तेल रंग है, इसका खोज किसने की थी विश्व में? सर आइक वो बंधुओं ने जॉन किया था वन आइक। इंग्लैंड में। जॉन आइक करके कुछ थे, आइक बंधु। जॉन वॉन आइक थे, और आइक बंधु कह सकते हो आप, जो कि 15वीं शताब्दी में किया था। और ये लोग कहाँ के थे? नीदरलैंड भी बोल नीदरलैंड। सकते हो आप, नीदरलैंड। हॉलैंड भी बोल सकते हो आप, या डच आर्टिस्ट भी डच बोल कर। सकते हो। जी सर। ठीक है, तीनों चीजें बोल सकते हो आप। जल रंग चित्रण में हाईलाइट दिखाने के लिए क्या करते हैं? कागज को श्वेत छोड़ देते हैं, मतलब खाली छोड़ देते हैं। जल रंग में कौन सा रंग मिला देने से पारदर्शिता खत्म हो जाती है? सफेद रंग मिलाने से। सफेद। तकनीकी की दृष्टि से जल रंग की कितनी श्रेणियां हैं? दो। एक पारदर्शक और एक अपारदर्शक। अपारदर्शक। पारदर्शक के अंतर्गत आती है वास्प या ग्लेजिंग, आला प्राइमा, स्पॉन्जिंग तथा वेराइगेटेड वॉश। अपारदर्शक में आती है आपकी स्टिपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग तथा ग्लास। कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को क्या कहते हैं? माउंटिंग। जी। गोंद मिश्रित अपारदर्शक रंगों को क्या कहते हैं? गॉस कहते हैं। टेक्सचर क्या है? पोत, धरातल का गुण। ये दो प्रकार का, पोत तो 3 प्रकार का होता है। ठीक है। वैसे इसमें 2 प्रकार का लिखा हुआ है, एक कृत्रिम एक प्राकृतिक। कैनवास, कपड़ा, कागज आदि। और प्राकृतिक में लकड़ी और पत्थर का है। जैसे कि प्राकृतिक में लकड़ी और पत्थर से क्या एग्जाम्पल आप बता सकते हैं? सर गुफा भी तो कर सकते हैं कि नहीं? शिला में जो हुआ था, पत्थरों में ही तो हुआ था, शिलाएं जो पत्थर की तो थी। जी सर, वही तो कह रहे हैं, गुफा भी तो कर जी। सकते हैं उसमें। वो बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। जल रंग चित्रण की एक विधा है जिसमें एक रंग को धरातल पर लगाकर सूखने पर उसे बार बार धोना, पुनः रंगना, फिर धोना, कौन सा चित्रण कहलाता है? वाष्प चित्रण। जी। वाष्प चित्रण का प्रारंभ भारत में कब से माना जाता है? बंगाली बंगाली स्कूल से। स्कूल से। ठीक है। बंगाली स्कूल के जन्मदाता कौन है?
एन टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर। अच्छा, एक क्वेश्चन काफी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है कि प्रणेता कौन है इसके? ईवी अवनींद्रनाथ ही हैवेल। होंगे और भारत में देखिए, तो एक ही प्रणेता है। जो होते हैं, प्रणेता जो इनको बोला जाता है वो ईवी हैवल साहब को बोला जाता है, जबकि पिता या जन्मदाता वो अवनीन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। अरे टैगोर। अच्छा, कोई टाइम पीरियड बता सकता है इसका बंगाली स्कूल का? 1895 1920। 98 से हाँ। 1895 से 1920। ठीक है। जी। वाश पेंटिंग की रत्न योजना कैसी होती है? धूमिल होती है। वाश चित्रण धूमिल। का आरंभ भारत में सर्वप्रथम किसने किया? अवनीन्द्रनाथ ठाकुर साहब ने किया। इन्होंने ग्राम तेल में भी किया है कुछ, बट मेन ये वाश चित्रण के जन्मदाता माने जाते हैं भारत में, जो कि बंगाल स्कूल से बिलोंग करते हैं, जिनका जन्म 1871 को जोरासांको में हुआ, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में, और निधन कब हुआ? 1951 में। 19। और इनके जन्म और मृत्यु से सब 10 साल कम कर दीजिए, आपका जन्म आ जाएगा और निधन आ जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर कौन थे इनके? चाचा। चाचा। बिल्कुल। चायल रंगों का आविष्कार किसने किया? आइक बंधुओं ने, जॉन वाइट आइक तथा हर्बर्ट वन आइक। तेरहवीं व 14वीं शताब्दी इटली में, बट ये गलत है। ठीक है। 15वीं होना चाहिए। हाँ, 15वीं होना चाहिए, और इटली नहीं, नीदरलैंड होना चाहिए। जी। और ये किस टाइम के आर्टिस्ट थे, कोई बताएगा मुझे? इस टाइम मतलब हाई रेनेसा के थे। अब जैसे हेनरी माथिस साहब हैं पाओवाद के, मार्शल वाद दुसा थे साहब ना हैं तो। दादावाद के, तो ये किस टाइम के, किस वाद से हैं? ये पुनर्जागरण हाई से रिनेसा है के। क्या? अच्छा। ये हाई रेनेसा के आर्टिस्ट हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था, इटली में फ्लोरेंस में कला चली थी। ठीक है। जो हाई रेनेसा टाइम के पीरियड के जो आर्टिस्ट थे वो विंची साहब थे, एंजेलो थे, राफेल थे। ठीक है। जी। फिर जब हम इसी को इटली के वेनिस में आ जाते हैं, तो वहां पे आपको मिलते हैं जॉर्जियन और टिशियन। क्रिश्चियन। ठीक है, टिशियन। हम्म। और फिर जब आप जर्मनी में आते हो, एक सिंपल सी चीज हम समझा देते हैं इसमें। देखो, ये स्टेब्लिश रेनेसा पीरियड आया, रेनेसा, ये स्टेब्लिश हुआ फ्लोरेंस में। मैं पूरा पूरा नहीं लिख रहा हूँ, केवल कैपिटल लेटर में लिख रहा हूँ, तो आप समझ लेना। तो ये दो भागों में डिवाइड होता है। एक मिनट, ये दो भागों में डिवाइड हुआ, एक फ्लोरेंस और एक वेनिस। तो फ्लोरेंस के आपको पता ही है कौन कौन से हैं, विंची, एंजेलो और राफेल। ठीक है। और वेनिस में कौन से आ गए? टिशियन जॉर्जियन जियोर्जियन। और टिशियन। जॉर्जियन ठीक है। टीसियन। हम्म। फिर जब ये तो इटली का हो गया। ठीक है, इटली का। फिर ये जर्मनी में भी होता है। जर्मनी में कौन कौन से आर्टिस्ट थे? मेन मेन कोई भी बता दो आप। सर टर्नर हो गए, कांस्टेबल। मैम, ये कहाँ से हो जाएंगे? ये रोमांसवाद ये में तो है। हाँ, रोमांसवाद के दृश्य चित्र अल्बर्ट का है। ड्यूरर रहे होंगे, शॉन गौर, ये लोग थे शायद ना। बिल्कुल शॉन बिल्कुल गौर। मैम। शॉन गौर हो गया, जी जी। अल्बर्ट ड्यूरर। और एल्बर्ट ड्यूरर। एल्बर्ट ड्यूरर की कोई एक विशेषता बताएगा? ये घुंघराले बेसिकली बाल। किस लिए प्रसिद्ध? घुंघराले घुंघराले बाल। बालों के लिए बहुत अल्बर्ट ड्यूरर प्रसिद्ध तो है। स्वयं घुंघराले नहीं बालों बता के रहे लिए। हैं। हाँ। अल्बर्ट ड्यूरर स्वयं नहीं बता रहे हैं। हाँ, उनको शायद हाँ। वो कह रहे अल्बर्ट कि मेरी ड्यूरर चर्चा बैठे क्यों करे कोई। ऑफिस अपनी में हो गया। तारीफ कैसे करें? सर सर अच्छा, काम कर रहे हैं आपने ना क्या ऑफिस में हूँ समझा? सर। हाँ, मैं समझ गया था यार। तो इटली में दो जगह हुआ, फ्लोरेंस और वेनिस। वेनिस। फिर जर्मनी में हुआ। ठीक है। अब आता है नीदरलैंड में, नीदरलैंड, हॉलैंड या डच। तो ये आइक बंधु जो थे वो यहाँ से थे। ठीक है।
जी। इनका एक प्रसिद्ध कार्य है गिरजाघर की कुमारी भविष्यवाणी, ये ठीक है। अच्छा, तैल चित्रण के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है? खुरदुरा खुरदुरा। धरातल। तैल चित्रण की तैल चित्रण हेतु किन तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है? शेबल हॉग हेयर। तुलिकाओं का, यही आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हॉग एयर पढ़ा है? नहीं सर, हॉग हेयर। हॉग हॉग एयर हेयर। पढ़ा है ना आप लोगों ने? हाँ, तो जी। इसको इग्नोर मारिए, हॉग एयर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तैल चित्रण का माध्यम क्या है? तारपीन का तारपीन। तेल, डार्क अलसी ब्लू। का तेल, ठीक है। तारपीन का तेल किस लिए यूज करते हैं हम लोग? वो ब्रश को ब्रश धोने के ब्रश लिए। को बेसिकली धोने साफ के करने। लिए। बिल्कुल। और कलर चित्रण को के लिए से लूज करने के लिए। हेलो। वो अलसी का तेल हुआ ना, ओ। जो तेल तारपीन रंगों के में तेल यूज को। होता है। ठीक। ग्लिसरीन डायल। चित्रण के लिए श्रेष्ठ वार्निश का नाम क्या है? कोपाल वार्निश। अलसी का तेल तथा, अच्छा, अलसी के तेल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अगर मान लीजिए अलसी का ग्लिसरीन तेल डायल। ऑप्शन में नहीं लिंसी है। डायल। लिंसी लिंसीड है। डायल। ग्लिसरीन ये, डायल। जी जी, हेलो। यही लास्ट ईयर हेलो क्वेश्चन आया सर। था, तो उसमें लिंसीड ऑयल लिखा हुआ था। हेलो सर। जी सर। हाँ, लास्ट ईयर आया था, तो हेलो। जिनको अगर, क्या पूछ रही है मैम? ये कौन है? हेलो सर। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। लास्ट ईयर एक 2021 में क्वेश्चन आया था, जिसमें आई थिंक, मुझे याद नहीं हेलो सर। एग्जैक्ट, लेकिन मुझे जहां तक ये याद है कि उसमें अलसी का तेल जैसे मेंशन नहीं था। तो जिसको अगर लिंसीड ऑयल नहीं पता है तो वो गलत करके आएगा, ठीक है। तो सर अलसी का तेल तारपीन के मतलब तेल को लिंसीड। क्या बोलते हैं? कार्पीन ही बोलते हैं, टर्पेंटाइल, जी। ठीक है। अलसी का तेल तथा तारपीन के तेल का अनुपात क्या होना चाहिए? आधा आधा होना चाहिए। चित्र पर वार्निश कब 50-50। हेलो करनी सर। चाहिए? जब हेलो। चित्र पूर्ण रूप से सूख जाए, तब हेलो। उस पर वार्निश करनी चाहिए। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोले मैम। क्या है यार? हेलो। बोलिए। क्या हुआ? हेलो हेलो कौन कर? आवाज जा रही है मेरी? एकदम। मैम बहुत तेज आ रही है, हाँ। नहीं बोलिए। सर, मजाक न करिए, हम कभी से परेशान हैं, तभी बोल रहे थे, आवाज नहीं जा रही आ थी। तो रही है, आ रही आपकी है मैम, आवाज आपकी आ बढ़िया आ रही है। रही है। है। आ रही है, परेशान मत होइए आप। आपको बोलना जी चाहिए, हेलो जी। हेलो ही कर रही हैं आप। तभी आ हम रही है कर मैम, रहे हैं ना, ऐसे कल भी हुआ था, नेटवर्क इशू हो जाता है ना, तो इसलिए हो जाता है। ओके ओके, अभी आ रही है मैम, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तैल रंगों को पैलेट पर मिलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पैलेट होता क्या है? पैलेट। मतलब पैलेट रंग क्या रख होता हाँ वो। कलर रखने को वो प्लेट होती है एक। है? हाँ, जैसे कि हम लोग जब मिक्स। छोटे थे तो वो कलर आम मिक्स आम की करते शेप हैं। की आया करती थी, वो उसी को जी पैलेट सर, बोलते हाँ। हैं, राइट। अच्छा, ये जी। क्वेश्चन भी लास्ट ईयर आया था, ठीक है। पैलेट वाला, तो जी। एक, हाँ सर। हाँ पैलेट जी, पैलेट में पैलेट किसका वाला आया प्रयोग था। किया जाता है चित्र हाँ। करने के लिए? अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं या किसी और बुक में क्या क्वेश्चन लिख रहे हैं, उस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा। ध्यान इस चीज पे जी। दीजिएगा कि उस चीज का यूज कैसे होता है और कहाँ पर होता है। अगर आप वर्डिंग पे ध्यान हाँ नहीं सही है। देंगे तो फंस जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी जब बीपीएससी का जो लास्ट, अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ, उसमें क्वेश्चन बहुत इजी पूछे गए, बट वर्डिंग का ही सारा खेल था, जिसकी वजह से कई लोगों की गलत हुए। तो यहाँ पे जो लिखा है उसको बस अर्थ समझिए कि इसका अर्थ क्या होगा, और बाकी उसका यूज क्या होगा। बाकी वर्डिंग पे बिल्कुल मत ध्यान दीजिए, क्योंकि वर्डिंग अगर चेंज होगी तो हम रटे हुए चीजों को अप्लाई कर देंगे, जो कि नहीं करना, ठीक है। हम्म। कलर प्लेट में जिस स्थान पर तेल रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? डिपर। डिपर का इस्तेमाल किस चित्रण में करते हैं? तेल चित्रण में करते हैं। तेल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रणकार किया जाता है उसे ईजल कहते हैं। अच्छा, इसको कोई इलेबरेट कर सकता है? इस लाइन को, तेल चित्रों को जिस स्टैंड पर रखकर चित्रण कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो ये ईजल को कोई इलेबरेट करो, मतलब कि कोई व्याख्या करो सर आप कर दीजिए। बिल्कुल, ये प्रभाव आदि ने किया था डीजल शुरुआत, का और क्या नाम है, आविष्कार डीजल डेनियल स्टैंड ही होता लेविसन है ने ये, किया उस पर था। चित्रण कर, उस पर उसके ऊपर चित्रण किया जाता है। कोई चीज जो रखकर स्टैंड कैनवास होता या है कुछ ना, भी रख सकते हो। उसी को ईजल बोलते हैं, ठीक है। स्टैंड बिल्कुल को हम्म। विजय जी, आपने ईजल। बिल्कुल सही बताया। बिल्कुल सर। जो स्टैंड होता है उसी को बोलते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा।
तेल रंग में किस इसको प्रकार। यूरोपीय में डेनियल विल्सन ने किया था प्रयोग पहली बार। मैम थोड़ा सा और तेज बोल। बोल तो रहे सर कि डेनियल विल्सन ने किया था इसका सर्वप्रथम प्रयोग सर विलियम विल्सन मैम। भारत में यूरोप में। अच्छा। तेल रंग अच्छा ओके। तेल रंग में किस प्रकार कार्य करते हैं। डार्क टू लाइट। और लाइट लाइट टू डार्क किसमें करते हैं। जल रंग में। जल जल रंग में। रंग में। जिंक व्हाइट तथा फ्लेक व्हाइट में अधिक घना कौन होता है। फ्लेक व्हाइट होता है। चीड़ के पेड़ से प्राप्त लीसा को क्या कहते हैं। तारपीन का तेल। तारपीन का तेल टर्पन कहाँ से का। मिलता है। चीड़ के पेड़ से। ठीक है। हम्म, तेल चित्रण की तकनीकी है। पहले स्कम्बलिंग ड्राई ब्रशिंग तथा ब्रोकन कलर्स। तेल रंगों को मोम के साथ मिश्रित कर लगाने की क्रिया को क्या कहते हैं। एनकास्टिक। इलास्टिक। तेल चित्रण के प्रारंभिक रेखांकन किससे किया जाता है। प्रारंभिक रेखांकन चारकोल स्टिक से किया जाता है जो अंगूर की टहनियों को जलाकर बनाई जाती है। अच्छा एक बात बताइए। ये प्रारंभिक रेखांकन से क्या मतलब है इसका। स्केचिंग होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। सूखे रंग कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। पहला चारकोल अमरूद और इमली की लकड़ी अंगूर की बेल का कोयला। दूसरा पेंसिल। तीसरा हो गया पेस्टल। ये 2 प्रकार का होता है ड्राई और ऑयल पेस्टल। अच्छा चारकोल पेस्टल रंग के लिए पेंसिल किस और प्रकार का पेस्ट। कागज प्रयोग किया जाता है। खुरदुरा। अच्छा पेस्टल की विधि कोई बता सकता है। बताएगा कोई। बताना चाहे अगर कोई तो। एनीवन। पेस्टल की विधि। मतलब हमको याद नहीं करना है बट एक ओवरव्यू होना चाहिए हमारे दिमाग में कि ऐसा ऐसा होता है कुछ। ठीक है। बेसिकली ये अपारदर्शी रंग होता है ये सबको ही पता होगा। पेस्टल रंग जो होते हैं शुद्ध पेस्टल सर सरल और सूखा साधारण। रंग होता है पेस्टल क्या। रंग मतलब सूखे होते सूखा हैं। रंग। सुनिए, पेस्टल रंग सर सूखे होते हैं, सीधे मतलब कर सकते हैं इसका चित्रण हम डायरेक्ट पेंसिल जैसे। बाकी लोग ड्राई प्लीज ड्राई। ऑफ कर लो माइक नहीं तो इको करेगी आवाज। बाकी लोग ऑफ कर लो। हाँ बोलो विजय। हम ये कह विजय रहे हैं सर जैसे बोलो। पेंसिल यूज करते हैं। हाँ, तो इसमें सर जो सीधे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, यानी वो आते हैं जो क्या नाम है पेंसिल जैसे, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको पेस्टल में ऐसे। बिल्कुल। अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। पेस्टल जो होता है शुद्ध सरल व साधारण चित्र माध्यम। पेस्टल में रंग को बिना किसी माध्यम के लगाया जाता है। अभी मैंने इसका एक एग्जाम्पल क्या दिया था। माध्यम इसमें बोला गया ना कि पेस्टल में रंग को बिना किसी माध्यम के लगाया जाता है जबकि बाकियों में माध्यम यूज होता है। ठीक है। ये अभी क्वेश्चन शायद EMRS में आया भी है कि किसमें माध्यम का यूज नहीं होता है तो पेस्टल में माध्यम का यूज नहीं होता है। ठीक है। पेस्टल से बने चित्र को का रख रखाव व सुरक्षा कठिन होती है। पेस्टल के लिए मोटा खुरदुरा कागज होता है। इसके अतिरिक्त सफेद ड्राइंग कागज पेपर बोर्ड आदि का प्रयोग किया जाता है। इस माध्यम से चित्र बनाने के लिए निम्न तकनीक का प्रयोग करते हैं जैसे उंगली द्वारा कर देते हैं कागज द्वारा या कपड़े द्वारा रुई द्वारा रंग लगाया जाता है। चित्र को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इसमें यूज किया जाता है क्या फिक्सेटिव। ठीक है। जिसको हम बोल सकते हैं कि आफ्टर द वर्क हम उसको एक माध्यम के रूप में यूज कर रहे हैं बट एक्चुअल में उसमें कोई माध्यम यूज नहीं होता है। फिक्सेटिव का यूज लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। अब ये देखिए क्वेश्चन आया है फिक्सेटिव से रिलेटेड ही। पेस्टल रंगों को धरातल पर स्थायी रखने के लिए लगाए जाने वाले घोल को क्या कहते हैं। फिक्सेटिव। फिक्सेटिव। बट फिक्सेटिव का मैंने एक एक्चुअल मतलब बता दिया है तो उससे आप चीजों को ध्यान रखिएगा। फिक्सेटिव का प्रयोग कैसे रंगों में करते हैं। सूखे रंगों में करते हैं जैसे कि पेस्टल। किस प्रकार के चित्रों पर कांच का फ्रेम करा के रखा जाता है। जल रंगों में तेल रंगों में क्रेयॉन और पेस्टल कलर्स में। बिना तुलका की सहायता से कौन से रंग लगाए जाते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया पेस्टल कलर्स में। जी। एक्रेलिक चित्रण कब से और किसके द्वारा हुआ। केजी से पढ़े हम। 1920 में अमेरिका में लैटिन ग्रुप के द्वारा। क्या ये सही है। कोई बताएगा मुझे। हाँ सर सही है।
अच्छा ये बताइए, एक्रेलिक कलर्स की खोज किसने की थी? एक्रेलिक कलर के सर संडे ग्रुप लैटिन ग्रुप लिखे तो हुआ है। देखिए, एक्रेलिक कलर्स की जो खोज है वो संटे पेंटर्स ने की थी, ठीक है। लेकिन एक्रेलिक कलर्स का प्रयोग सर्वप्रथम 1920 में लैटिन ग्रुप द्वारा की गई थी, ठीक है, जर्मनी में जो है। और संडे पेंटर्स जी ग्रुप सर, दो फ्रांस ग्रुप में। थी सर, पर ये संडे ग्रुप सबसे विवाह इन्हीं को माना जाता है सेकंड ग्रुप बिल्कुल बिल्कुल। एक्रेलिक रंग। मतलब मैंने आपको जो एक्चुअल थ्योरी है वो बता दी कि खोज संडे पेंटर्स ग्रुप ने, बट एक्रेलिक का प्रयोग जो है सर्वप्रथम 1920 में लैटिन ग्रुप ने किया। अब इसमें लिखा हुआ है अमेरिका का लैटिन ग्रुप, जहां तक मुझे पता है वो जर्मनी का है, ठीक है। नहीं, अमेरिका का लैटिन ही होना चाहिए, लैटिन अमेरिका में यूज की जाती है ना भाषा भी, शायद। जहां तक मुझे पता है वो जर्मनी है, बट हो सकता है वो नहीं अमेरिका सर, का हो। एक बार हम ये अमेरिका है, क्लैरिफाई कर लें। अमेरिका है सर। अच्छा ठीक है, अमेरिका का है। ओके ओके ओके। वही मैंने बोला ना कि जो हमें पता है वो मैंने बताया जर्मनी, बट हो सकता है कि अमेरिका का। एक्रेलिक क्या है? यह एक प्रकार का रंग है जिसे जल व तेल दोनों के द्वारा इस्तेमाल करते हैं। ये जल व तेल दोनों क्या हुए? माध्यम हुए। इसके बारे में थोड़ा सा बता दें क्या हम एक्रेलिक कलर्स के बारे में? बिल्कुल सर, बता दीजिए। बता दीजिए सर। देखिए, एक्रेलिक कलर्स के लिए चित्रभूमि में कागज, कैनवास, लकड़ी व भित्ति आदि का प्रयोग किया जाता है, पर बनाया जाता है। इसमें सबसे पहले धरातल को रेगमाल से हल्का रगड़ा जाता है। रेगमाल को सब जानते ही होंगे, जब घर में पुट्टी वुट्टी होती तो रेगमाल के द्वारा घिसाई होती, ठीक है। तो पहले धरातल को रेगमाल के द्वारा हल्का सा रगड़ा जाता है, फिर कार्य किया जाता है। एक्रेलिक पारदर्शी माध्यम होता है और अपारदर्शी माध्यम भी होता है। यह सबसे आधुनिक माध्यम है। एक्रेलिक का प्रयोग जल व तेल दोनों रंगों में होता है। एक्रेलिक की खोज मैंने बताई थी। भारत में एक्रेलिक का माध्यम 1950 के बाद हुआ। और किसने किया था? सतीश गुजराल। बिल्कुल। और ये एक्रेलिक कलर्स जो है जल में घुलनशील है। अच्छा, ये किसी को कंफर्म है कि ये पारदर्शी है कि अपारदर्शी है? कोई कंफर्म बता सकता है? नहीं, सही है, दोनों होंगे। एक्रेलिक रंगों के लिए हाँ कौन से सर, माध्यम? पारदर्शी पारदर्शी दोनों ना सर। हाँ जी मैम। एक्रेलिक रंगों के लिए कौन कौन से माध्यम प्रयोग किए जाते हैं? ग्लास, मैट और जल। एक्रेलिक चित्रण के लिए धरातल पर किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? पॉलीमर गैसों का, जिसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाया जाता है। एक्रेलिक चित्रण के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ड्राई ब्रशिंग, एयर ब्रशिंग, इम्पेस्टो, स्कम्बलिंग, ग्लेजिंग, पारदर्शी पारदर्शी तथा अपारदर्शी दोनों प्रकार से रंग लगाना। एक्रेलिक रंगों में कितने रंगों को नहीं मिलाया जाना चाहिए? सफेद को छोड़कर 3 रंगों को नहीं मिलाना चाहिए, अन्यथा मटमैला प्रभाव उत्पन्न होता है। एक सेकंड। विभिन्न परतों में कार्य किन रंगों में होता है? तेल, रंग, टेम्परा तथा एक्रेलिक में। अच्छा, अभी हम लोगों ने तेल की भी डिस्कशन कर ली, एक्रेलिक की भी कर ली, जल की भी की, पेस्टल की थी। टेम्परा में कौन सा माध्यम मिलाया जाता ग्लू, अंडे की जर्दी, ये सब होता है। है जी। अच्छा, एक स्प्रे गन भी होती है, सुना होगा आप लोगों ने। जी सर। इसकी खोज किसने की थी? 1893 में हुई थी, लेकिन किसने की थी वो बताइए। ध्यान नहीं आ रहा। किसी को बाड्रिक याद है? बाड्रिक, कहीं पढ़ा है आप लोगों ने बाड्रिक के बारे में किसी पुस्तक पुस्तक के लिए? जी सर, वो पेंटिंग बना है ना प्रागैतिहासिक का। प्री तो हिस्टोरिक उनका पूरा पेंटिंग। नाम क्या था? हाँ, एलन एलन हाटक हार्टुक वाड्रिक। बार्टलेट। एलन एलन हाटक हाटक बार्टलेट। बाड्रिक था, बट ये चार्ल्स बाड्रिक है, अमेरिका के।
ठीक है। तो आप एक बेसिक मतलब ये कोई कॉमन क्वेश्चन नहीं है तो इसको आप बार बार तो क्वेश्चनों में देखोगे नहीं, ठीक है। बट ये आप ठीक नोट है। डाउन कर लो ताकि आप बाड्रिक से बाड्रिक को कनेक्ट कर सको, तो इस चीज को आप याद कर सकते हो। इसलिए मैंने उसको एलो नाटक बाड्रिक को कनेक्ट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। जी। टेम्परा चित्रण किस धरातल पर किया जाता है? जिप्सम ग्राउंड, कैल्सियम ग्राउंड तथा इनामेल लगी धातु के प्लेट पर। टेम्परा चित्रण के लिए कौन सी तुलिका प्रयोग में लाई जाती है? सेवल तथा ब्रिस्टल तुलिका। क्या ये सही है? ये मैं छोड़ रहा हूँ, ये मुझे डाउट लग रहा है इस पे, ठीक है। हो सकता है अगर किसी को कंफर्म हो तो प्लीज बता दो। टेम्परा चित्रण में किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है? अंडा, जैसे कि अभी हमने पूछा माध्यमों के बारे में, तो अंडा हो गया, गोंद हो गया तथा ग्लिसरीन का। रंगों को स्थायी बनाने के लिए इसे मिलाया जाता है। एक परत में कार्य किन रंगों में होता है? पोस्टर रंगों में। किंचित किंचित गोल किनारे वाली सफेद बालों वाली तुलिकाएं क्या कहलाती हैं? फिल्बर्ट तुलिका। धरातल पर भिन्न भिन्न रंग के टुकड़ों को जोड़कर उस पर जो चित्रकारी की जाती है उसे क्या कहते हैं? कोलाज। अच्छा, कोलाज की खोज कब हुई थी और कहाँ हुई थी? 1912 में, धनबाद में, ब्राक। क्या चित्र था उनका पहला? कुर्सी करके है, बेंत पर कुर्सी करके, ऐसे कुछ। कि गोल मेज पर वस्तु समूह है। तो वही गोल मेज पर वस्तु समूह। यही होगा ना, गोल मेज पर वस्तु समूह। हाँ, यही होना चाहिए बिल्कुल। कोई कंफर्म करे। ठीक है। और पिकासो का चित्र जो था बेंच की कुर्सी पर वस्तु समूह था, ठीक है। हेलो सर। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या मेज की प्लास्टिक की कुर्सी प्लेट। पिकासो की है जो। हेलो सर। हाँ जी मैम, बोले ना। ये गोल मेज की जो है वो क्रॉस की है और बेड की कुर्सी जो बेंच जो की कुर्सी पर वस्तु समूह पिकासो की है, गोल मेज पर वस्तु पिकासो समूह की है। ब्राक की है। ये क्रॉस की है, ये पहली पेंटिंग है सर। क्रॉस हाँ की जी, वही मैंने पहले बता दिया था उस चीज को। है। ठीक है। बोले कोई कंफर्म करना था, मोबाइल रखे पढ़ रहे थे तो उनसे बता दी। हाँ, ओके ओके मैम, थैंक यू। रंगों को मिश्रित करने के लिए लकड़ी या प्लास्टिक की प्लेट को क्या कहते हैं? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, पैलेट बोलते हैं, जिसमें हम रंग का मिश्रण करते हैं। एक धरातल पर अंकन करके दूसरे पर छापने को क्या कहते हैं? ग्राफिक कहते हैं। अच्छा, यूपी में ग्राफिक टेक्निक के जन्मदाता कौन थे? जन्मदाता नहीं बोल सकते उनको, मतलब उन्होंने ही प्रख्यात किया यूपी में। YLM सेन। सॉरी, कौन? ललित मोहन सेन। अच्छा मैम, ठीक है, ललित मोहन सेन। और सबसे ज्यादा कार्य उस पे किसने किया था? सबसे ज्यादा जो उसको प्रकाशित मतलब अच्छे दौर जयकृष्ण पे ले अग्रवाल। गया। जयकृष्ण अग्रवाल, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? अमरोहा में, 1900। 1941 में। हाँ बिल्कुल। 1941 में किसी और का भी जन्म हुआ था। 1941 से या कुछ और कनेक्ट कर सकते हैं। मंजीत बाबा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने रिसेंट में एक क्वेश्चन देखा है, तो वो मैं आप लोगों से पूछ लेता हूँ कि किसका जन्म गौशाला में हुआ? मंजीत बाबा। तो गौशाला से एक तो हम ये चीज ध्यान दे सकते हैं, गायों का चितेरा है, ठीक है। और गौशाला में इनका जन्म हुआ था। एचिंग क्या है? ग्राफिक में छपाई की पद्धति है। भारत में एचिंग के लिए कौन जाना जाता है? मुकुल चंदे। मुकुल चंदे, बिल्कुल। ग्राफिक छापा कला सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई? मिस्र में। भारत में छापा कला की शुरुआत किसने की? राजा रवि वर्मा ने। इन्होंने क्या स्टेब्लिश किया था छापा कला के लिए? वीडियोग्राफ। कब किया था और कहाँ पे किया था? 1894 मुंबई घाट पर। बताइए। 1894।
ग्राफिक के अंतर्गत कौन सी प्रविधि आती है? एचिंग, वुडकट और इंग्रेविंग। कोई किसी को इसके बारे में डिटेल पता हो तो कोई इलेबोरेट करेगा इसको, करना चाहे तो? एनीवन? बेसिकली इसमें देखिए ग्राफिक कला चार भाग होते हैं। पहली कौन सी होती है? रिलीफ, ठीक है। दूसरी होती है इंटेग्लियो, तीसरी होती है प्लेनोग्राफी, और चौथी कौन सी होती है? सेरिग्राफी। और रिलीफ में कौन कौन से आते हैं? लिनोकट, वुडकट और स्क्रैपर बोर्ड। ओके। फिर इंटेग्लियो के अंतर्गत आपकी प्लेट इंग्रेविंग, दूसरी है ड्राई पॉइंट, तीसरी है एचिंग, चौथी है एक्वाटिंट और पांचवी है मेजोटिंट, विस्कोसिटी और कोलोग्राफी। राइट। अच्छा, कोलोग्राफी के बारे में कोई बताएगा कि भारत में कौन था इसका जन्मदाता? जगमोहन चोपड़ा। जगमोहन चोपड़ा साहब थे, 1955। ठीक है। और विस्कोसिटी के भारत में कौन थे? कृष्णा रेड्डी 1950। बिल्कुल। अच्छा, कृष्णा रेड्डी ने जो शिक्षा ली थी वो अटेलियर 17 से ली थी, सबको पता है। उसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1926। अच्छा, 1926 से हम और क्या कनेक्ट कर सकते हैं? 1926 से आप ये कनेक्ट कर सकते हो, सादा चूरी वकील कला विद्यालय कर सकते हैं। सादा चरण वकील कला विद्यालय 1926, नई दिल्ली। और 1926 से आप एक चीज और याद कर सकते हो, लक्ष्मण पै का जन्म कहाँ हुआ था? गोवा में। गोवा में। तो मैंने अभी दो दो आपको तरीके बता दिए, एक तो रिलीफ बता दिया ग्राफिक का, दूसरा इंटेग्लियो बता दिया, तीसरा क्या है? प्लेनोग्राफी, जिसके अंतर्गत क्या आता है? लिथोग्राफी और ओलियोग्राफी। लिथोग्राफी की बता सकते हो कौन खोज किया था? जॉनसन एलाय फिल्डर ने 1798 में। जर्मनी। 1796-98, ठीक है। हाँ 1798। सेरीग्राफी मतलब सिल्क स्क्रीन पेंटिंग, खोज किसने की थी? 1905 में विल गिब्स ने, वेस्टर्न में, ठीक है, मतलब कि ऑल ओवर। और भारत में किसने की थी? केजी सुब्रमण्यम साहब ने। तो क्लियर हो गया, किसी को पूछना हो तो पूछ सकता है इस रिगार्डिंग। आगे बढ़े। जी सर। ओके। वुड कट क्या है? लकड़ी की सीट जिस पर ड्राइंग करके सर प्रिंट लिए सेरीग्राफी जाते का हैं। क्या बताया जन्मदाता? किसका मैम? सेरीग्राफी का। मैम एक तो भारत में केजी सुब्रमण्यम साहब हैं, और हाँ वो भारत में वैसे पता है। मतलब कि वैसे विल विथ हैं 1905 में। जी। एचिंग में प्राथमिक अंकन को क्या कहते हैं? इंटैग्लियो। एचिंग में प्रथम रेखांकन के बाद कॉपर प्लेट को किस एसिड में खोला जाता है, घोल में रखा जाता है? नाइट्रिक एसिड में। देखिए लास्ट ईयर एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड था, बट मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि वो क्या क्वेश्चन था, बट इस तरीके से ही पूछा गया था वो भी। तो ये जितने भी एसिड्स वगैरह या किस प्लेट पे करते हैं, ये आप नोट डाउन कर लेना। अगर नोट डाउन है किसी के पास तो वेल एंड गुड है, क्योंकि इससे एक ना एक क्वेश्चन देखा है, उस रिकॉर्डिंग में बता रहे हैं, ठीक है। एचिंग में कॉपर प्लेट में से कितने प्रिंट बनाए जा सकते हैं? लगभग 1000। एचिंग में प्रिंटिंग के समय कागज कैसा होना चाहिए? किंचित नम होना चाहिए। लिथोग्राफी की खोज कब और किसने की? अलायस सैनफील्डर, या जॉन सैनफील्डर भी बोला जाता है उनको। 1796-98 है, तो 18वीं शताब्दी करेक्ट है। कलाकार की चित्र रचना की प्रविधि को क्या कहते हैं? टेक्निक या तकनीकी। कैनवास क्लॉथ को फ्रेम पर कसने के पश्चात उस पर अस्तर की जो परतें लगाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? भूमि बंधन। जिसे भूमि बंधन को नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं? अंतराल बोलते हैं। अंतरा।
अंतराल का ही तो समरांगण सूत्रधार में भूमि बंधन बोला गया है। भूमि अच्छा। बंधन की दो प्रक्रियाएं कौन सी हैं? साइजिंग और प्राइमिंग। इंटेग्लियो की वह तकनीकी जो जल रंग वाष्प के समान प्रभाव उत्पन्न करती क्या कहलाती है? एक्वाटिंट। दो रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित करने को क्या कहते हैं? ब्लेंडिंग करना। ब्लेंड करना जैसे आपने एक नॉर्मल अपनी लाइफ से समझा देते हैं। जब भी आप मतलब लाइक जूस बना रहे हो, ठीक है, तो जैसे केले का ही वो बना लिया या आम का वो बनाया शेक, तो हम मिक्सी में डालते हैं आम और दूध डाल देते हैं और चीनी वगैरह जो भी डालना है, और जब उसको चलना हो मतलब उसको मिलाने को ही ब्लेंड बोलते हैं, ब्लेंड करना होता है। तो उसी प्रकार से समझ सकते हो, दो रंगों को कोमलता पूर्वक कैनवास पर ब्रश से मिश्रित मिश्रित करना ब्लेंड कहलाता है, ब्लेंडिंग। बिना किसी मिश्रण के रंगों के अलग अलग स्ट्रोक लगाना जो मोज़ेक के समान प्रभाव उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? ब्रोकन कलर। ब्रोकन कलर का प्रयोग अपने प्रकृत चित्रों के लिए किस पाश्चात्य कलाकार ने सर्वप्रथम किया था? कॉन्स्टेबल ने। अच्छा, एक क्वेश्चन है। कॉन्स्टेबल की एक बहुत प्रसिद्ध कृति थी जिसका देलाक्रा ने भी कॉपी किया था, कोई बताएगा? एनीवन? आवाज नहीं आ रही क्या? ध्यान नहीं आ रहा, बता दीजिए। भूसा गाड़ी तो पढ़ा भूसा ही होगा गाड़ी। ना तुमने। अच्छा। तो जी। बेलाक्रा ने भी वो कॉपी किया था, बट मेनली हम लोग किसको याद करते हैं? जॉन कांस्टेबल को। अच्छा, एक क्वेश्चन इसी से और मैं पूछ लेता हूँ, जब कांस्टेबल का ही नाम आया है। एक तो ये रोमांटिसिज्म से थे, ठीक है, और इनका जो भूसा गाड़ी था नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। ये ब्रिटिश गैलरी का दूसरा प्रसिद्ध चित्र था। तो प्रथम प्रसिद्ध चित्र कौन था नेशनल गैलरी लंदन का? वो टर्नर का है, मैं ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को। अब कौन सा था वो बताइए। चांदनी रात का अध्ययन। नहीं मैम, ये नहीं है, और बताइए। जो जो याद हो बताते जाइए, फिर हम बता देते हैं। ते हुए अश्वरोही। द फाइटिंग टेमेरियर। नहीं, वो ये तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फाइटिंग टमेरियर। ठीक है, फाइटिंग टमेरियर जो है ये भी नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है। ये ब्रिटिश गैलरी का दूसरा प्रसिद्ध चित्र था भूसा गाड़ी, और प्रथम चित्र था फाइटिंग टमेरियर। ओके, आगे बढ़ते हैं। रंग की बूंदों को धरातल पर डालकर मुंह से या स्ट्रॉ की सहायता से फूंक मारकर कलात्मक पोत की रचना करने को क्या कहते हैं? ब्लोन ब्लॉट्स। सूखे धरातल पर बिना तेल के रंग को तुलिका के माध्यम से लगाने को क्या कहते हैं? ड्राई ब्रशिंग, सूखी ब्रश चलाना। तुलिका या नाइफ या स्पैचुला की सहायता से धरातल पर सघन पारदर्शी रंगों को लगाने को क्या कहते हैं? इम्पेस्टो। इम्पेस्टो टेक्निक का यूज किसी ने किया था इंडियन आर्टिस्ट में? MF हुसैन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे सबसे पहले किसने इसका प्रयोग किया था? ब्रिट बॉय। जॉन ब्रिटवाय ने। ठीक है, इस विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जॉन ब्रिटवाय ने किया था। गाढ़े रंगों की मोटी परतों द्वारा रेखांकन होता है, त्रिआयामी प्रभाव देता है। ठीक है, गाढ़े रंगों को लगाने के बाद किस वस्तु जैसे नाइफ, फोक, कंघी आदि को दबाकर पोत का निर्माण करने को क्या कहते हैं? इम्प्रिंट कहते हैं। सूखे हुए कठोर ब्रश या टूथ ब्रश से रंगीन धरातल पर उंगली के अग्रभाग से स्प्रे करने को क्या कहते हैं? स्पैटरिंग। इम्पेस्टो का आरंभ किसने किया? अभी हमने बताई दिया आपको, जॉन ब्रिटबाय। क्रेयॉन से बने चित्रों पर कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? डामर की वार्निश प्रयोग की जाती है। रंग की एक परत सूख जाने पर रंग की दूसरी पारदर्शक परत लगाना जिससे नीचे की परत दिखाई देती रहे, उसे क्या कहते हैं? ग्लेजिंग बोलते हैं। एक ही कोट में संपूर्ण चित्र को एक बार में पूरा करने को क्या कहते हैं? आला प्राइमर। ओके,
पास पास रेखाएं खींचकर छाया प्रकाश के प्रभाव को दर्शाने को क्या कहते हैं? हैचिंग। हैचिंग में किसने चित्र बनाया था वेस्टर्न में? रेम्ब्रा है क्या? रेम्ब्रा नहीं है, और कोई है। तो फिर वैन गॉग। पॉल क्ली है शायद। कि देगा है, देगा का चित्र था एक कोई। दीघा का ब्लू डांसर्स है। नहीं। मुझे भी याद नहीं आ रहा वो चित्र। टिल 14 ईयर। चलिए मैं बता, हाँ, अगर किसी को पता तो बता दो, मुझे याद टिल नहीं आ 14 रहा। वाला है क्या? लिट चलिए मैं बता दूंगा आपको, ग्रुप में डाल दूंगा, फिलहाल मुझे अभी याद नहीं आ रहा। जनसाधारण के जीवन से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? जेनर चित्र। जेनर चित्र और भी कहीं बने हैं भारत में। कंपनी कंपनी शैली बने जनसाधारण के जेनर चित्र। कठोर किनारों को अंगूठे या उंगली की सहायता से मिलाते हुए कठोरता को कम करने को क्या कहते हैं? स्पूमेटो। स्पूमेटो का जन्मदाता कौन था? किसने यूज किया था? क्यूरी। अरे लिखा हुआ है, सामने लियोनार्डो दा लिखा विंची। हुआ है, विंची। लिखा भी हुआ है, आप लोग देखो तो सही से। ठीक है। छोटे छोटे बिंदुओं द्वारा छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए चित्रण करने को क्या कहते हैं? बिंदु वर्तना। एक से अधिक माध्यम का एक साथ एक ही चित्र में प्रयोग करने को क्या कहते हैं? मिश्रित माध्यम। ड्राई ब्लेंडिंग करने के लिए कागज को कस कर लपेट कर पेंसिल के आकार का टूल बनाने को क्या कहते हैं? टार्चन स्टैम्प। ब्रश के साथ पर नाइफ से पेंटिंग करने को क्या कहते हैं? नाइफ पेंटिंग। दो रंगों को प्रत्यक्ष धरातल पर आसपास लगाकर मिश्रण का प्रभाव उत्पन्न करने को क्या कहते हैं? दृष्टिगत मिश्रण। बेसिकली आज हम यहीं पे इसको एंड करते हैं, कल हम लोग मास्किंग टेप किसे कहते हैं यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज ले लेते हैं कोई दो आर्टिस्ट, आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा देता हूँ। कल मैंने कौन सा आर्टिस्ट आप लोगों को पढ़ाया था, किसी को याद है? किसी को याद नहीं है? धनराज बीसी भगत सान्याल। पढ़ाया था। बीसी सान्याल। धनराज भगत तो बीसी सान्याल पढ़ा। ठीक है। हम्म, चलो मैं पूछ लेता हूँ बीसी सान्याल और धनराज भगत के बारे में। जी। अच्छा ये बताइए कि धनराज भगत बेसिकली किस माध्यम के लिए प्रसिद्ध थे? वो तो मूर्ति बनाते थे ना। उसका भी माध्यम होता कास्ट में पत्थर। मा- कास्ट पत्थर। है। बेसिकली उनको और जाना जाता है कास्ट के लिए। ठीक है। कास्ट। मेनली कास्ट के लिए जाना जाता है, बाकी उन्होंने काम बहुत सारे माध्यमों में किया हुआ है, बट उनकी जो ख्याति है उसके हिसाब से हम बता रहे हैं कि उनका जो कास्ट है वो है। जैसे कि और भी हैं चीजें, जैसे सीमेंट कास्टिंग में भी काम किया है, पत्थर में भी जी काम सर। किया है, धातु में भी काम किया है, सिरेमिक्स में भी है, पेपर मेसी में भी है, धातु ढलाई वेल्डिंग। काम तो सभी में करते हैं, लेकिन एक उनकी हम्म, प्रसिद्धि होती है तो वो कास्ट में। हम्म, ठीक है। अच्छा, उनकी एक कृति है द किस और कॉस्मिक मैन, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा आई थिंक। तो द किस किस माध्यम में है और कॉस्मिक मैन किस माध्यम में? कॉस्मिक में कास्ट में है। प्लास्टर। किस कॉस्मिक कास्ट मैन में है? आती है कास्ट में। प्लास्टर में, और द किस है कास्ट में। एक उनकी कृति है बुल, जो कि कास्ट में बनाई है। अब ये बताइए कि कांसे में किसने बनाई राघव का एरिया। राघव कनेरिया। है? बिल्कुल। राघव कनेरिया ने शिक्षा किससे ली थी? शंकर चौधरी से। और आज आपने मॉर्निंग में पढ़ा भी होगा, कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था, शंकर चौधरी का जन्म कब हुआ था? धनराज भगत के 1916 जन्म से फरवरी में। जस्ट एक साल पहले, 1916। ठीक है। और इसके पहले क्लास में आपको इन्होंने विंची सर ने भी पढ़ाया था कि निरोध मजूमदार का जन्म कब हुआ। तो उनका भी जन्म शंकर चौधरी के जन्म के वर्ष में ही हुआ है, 1916 में। और जस्ट एक साल बाद 1917 में जन्म हुआ है धनराज भगत का।
ठीक है, मतलब इनका जन्म 1917 और निधन 1988। पैदा कहाँ हुए? लाहौर में पैदा हुए, मेयो कॉलेज में शिक्षा ली है, और मेनली क्या है, ये मूर्तिकार हैं। अच्छा, इसके अलावा मूर्तिकारी के अलावा क्या क्या कार्य किए इन्होंने, और किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध क्या मतलब, उन्होंने और क्या क्या विधाएं हैं उनकी? चित्रकला में भी किया होगा। चित्रकारी भी है। अब जैसे जब हम किसी की हाँ। जीवनी पढ़ते हैं, उस समय बहुत सी चीजें समझ में आ जाती हैं। समझ में क्या क्या आ जाता है कि अब वो शिक्षक रहा है तो उस कला शिक्षक भी हो गया, उसकी विधा ही है वो भी। अगर उसने कुछ चित्रकारी की है तो चित्रकारी भी उसकी विधा ही है। लेकिन एक मेन विधा होती है जो कि इनकी मूर्तिकारी है। ये किन वादों से प्रभावित थे? क्यूबिज्म में अमूर्त करते थे। यथार्थवाद और घनवाद से। ठीक है। जी बिल्कुल। आईफैक्स जिसका स्थापना 1928 में हुई, ठीक है, इसके ये पहले आर्टिस्ट थे जिनको प्रथम पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1947, जब भारत की आजादी हुई। ठीक है, आजादी हुई थी। जी बिल्कुल। सर। इनकी एक महत्वपूर्ण कृति है म्यूजिकल इंस्ट्रक्शन। अच्छा, बिल्कुल बिल्लियों की सर। चित्र श्रृंखला किसने बनाई थी? बिल्लियों की यामिनी राय है क्या? बीसी सान्याल साहब हैं, आप लोगों को मैंने बताया अभी था लास्ट लास्ट क्लास में। ठीक हाँ है, तो भूल गए। चलिए अगले कलाकार मैं पढ़ा देता हूँ, राम कुमार साहब को। ठीक है, राम कुमार साहब का जन्म कब हुआ? 1924। तो 1924 को कुछ कनेक्ट कर सकते हैं और चीजों से? केजी बताइए सुब्रमण्यम का हुआ था क्या? केजी सुब्रमण्यम का भी हुआ था, परमानंद चोयल का भी हुआ था 1924 में। ठीक है, हाँ तो राम जी। कुमार साहब का जन्म कहाँ हुआ? 1924 में, शिमला में। निधन हुआ 2018 में। और केजी सुब्रमण्यम साहब का कब हुआ था निधन? 2016। 16 हाँ। ठीक है, तो इससे आप थोड़ा सा कनेक्शन बैठा सकते हो, इसके लिए आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इस हिसाब से आप समझ लो। इनका जो जन्म हुआ था 1924 में, शिमला में हुआ, हिमाचल प्रदेश। मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई 2018 में। इनकी विधा क्या है? चित्रकार हैं, कहानीकार हैं, कला समीक्षक हैं। अब इसमें कहानीकार जुड़ गया, इसका मतलब कुछ न कुछ कहानियां ये करते होंगे, इसी वजह से जुड़ गया। हम्म, कला समीक्षक भी रहे। माध्यम इनका रहा है तेल रंग और एक्रेलिक माध्यम। एक्रेलिक रंगों की खोज सबसे पहले भारत में किसने की थी, इस्तेमाल किसने किया? सतीश 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 गुजराल गुजराल साहब ने किया था 1950। 1950 में। हम्म, ठीक है, इनकी जो शिक्षा हुई है राम कुमार जी की, वो शिक्षा हुई है शारदा वकील कला विद्यालय, नई दिल्ली से। और उनके कला गुरु कौन थे? सैलोज मुखर्जी नहीं इसके थे कि? हाँ इसी के होंगे सैलोज मुखर्जी। सैलोज मुखर्जी साहब थे, जो रंगवादी और फाववादी कलाकार हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं पढ़ा चुका हूँ क्या? नहीं ये सब मैंने बताया था, हमें लगता है पढ़ाया अच्छा, लगता है, मतलब ओके, राम कुमार पढ़ाए थे, शंकु चौधरी, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं। कोई बात नहीं। मैं इनकी मेन मेन चीजें बता देता हूँ। वायलिन का इनको शौक था। ठीक है, और ऐसे ही एक के वेंकटप्पा साहब हैं, उनको भी किसी वाद्य यंत्र का शौक था। बीड़ा वादक तो नहीं थे कि आई बांसुरी थिंक सो, वादक? वीणा वादक ही थे वो, वीणा अच्छा। वादक ही थे। ठीक। ठीक है, उसके अलावा देखिए, ये अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार हैं, जिन्होंने किससे शिक्षा ली थी 1950 में? अब 1950 को आप कनेक्ट किससे कर लो? 1950 को हम एक्रेलिक माध्यमों से कनेक्ट कर लो, जो कि सतीश हम्म गुजराल साहब ने इस्टेब्लिशमेंट किया था। और हम्म 1950 से ये भी तो एक्रेलिक में ही कार्य किए। तो इन्होंने 1950। सबसे पहले 1950 में जब देखा कि सतीश गुजराल साहब ने एक्रेलिक रंगों को खोज दिया है, तो ये भी 1950 में पहुंच गए पेरिस और आंद्रे ल्योते और फर्नांड लेजर से, फ्रेंच घनवादी कलाकारों से शिक्षा ली, ताकि अब हम भी एक्रेलिक कलर्स यूज करेंगे। ये हम बस अपने समझाने के लिए आपको और आपको याद रखने के लिए बोल रहे हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सर। 1950 में शिक्षा ली।
ठीक है। अब इनके जो चित्र थे, बनारस चित्र श्रृंखला, शिमला, बैकबॉन्ड, अलविदा, खंडहर, दुल्हन, बेरोजगारी, परास्नातक, मजदूर की मौत और लद्दाख मॉनेस्ट्री। इसके अलावा इनको 1972 में पद्मश्री मिला, 1986 में कालिदास पुरस्कार मिला, 2010 में पद्म भूषण मिला और 1975 ईस्वी में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया। अब आप समझ गए। अब हम इनकी आर्टिस्ट की जो भी खूबियां हैं उसी से उसकी विधा तय कर देंगे, क्योंकि वो मेन तो चित्रकार थे, साथ में उन्होंने कहानी भी की है, तभी तो उनको 1975 में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया था। बिल्कुल सर। ठीक है। हम्म, अगले कलाकार हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, के.एस. कुलकर्णी। कोई बता सकता है इनका जन्म और निधन कब हुआ? सर 1918 में इनका जन्म हुआ था। जी मैम। और तो दीपिका मैम, हाँ 1918 को और किसी चीज से भी कनेक्ट कर दीजिए अगर पता हो तो। सर 1918 में सर इस टाइम ख्याल नहीं आ रहा है, बहुत लोगों का जन्म है, 2-3 लोग का। मैं बता देता हूँ। एक तो आपकी कंवल कृष्ण की पत्नी हो गई देवयानी कृष्ण, जी सर, और देवयानी। जयाप्रभा स्वामी। दोनों का जन्म 1918 में ही हुआ है। ठीक है। तो के.एस. कुलकर्णी, इनका पूरा नाम क्या है? कृष्ण शामराव कुलकर्णी, जिनका जन्म 1918 में बेलगांव पुणे महाराष्ट्र में हुआ है और 1994 ईस्वी में निधन हुआ। इनकी जो शिक्षा हुई है जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से हुई है। जे जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई की स्टेब्लिशमेंट कब हुई? क्या कब सर? इसकी नींव रखी गई? जे जे स्कूल ऑफ क्या आर्ट की नींव कब रखी गई? सर 1857 में रखी गई थी ना, 1956 में फिर जे जे स्कूल नाम में बदल दिया गया। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही। अच्छा, इनके जो पहले प्रिंसिपल थे वो कौन थे? वो लॉकवुड लॉकवुड किपलिंग थे किपलिंग। ना सर। लॉकवुड किपलिंग। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। विधा इनकी क्या है? चित्रकार है। और चित्रकारी में भी ये किसी एक चीज के लिए बहुत ज्यादा कार्य करते थे, वो था ग्राम्य जीवन। साथ में मूर्तिकारी भी की है, ग्राफिक कलाकार भी। कुलकर्णी प्रारंभ में साइन बोर्ड पेंटर के रूप में कार्य किया है। अब होर्डिंग पेंटर के रूप में कार्य किसने किया था? मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन। बिल्कुल। और सर वही। जी हाँ। इसी से जो फिर कि सैयद तैयब दूसरे मेहता भी आर्टिस्ट। वो पेंटर के रूप में काम किए हैं जी फिल्म की मैम, क्या दुनिया चीज में। पूछ रही हैं आप? तैयब मेहता। हेलो। पेंटर के होर्डिंग के रूप में तैयब मेहता भी वो चित्र बनाते थे फिल्म उल्म का। मैम, तैयब मेहता जो थे उन्होंने अपने करियर की शुरुआत प्रोडो फिल्म स्टूडियो से की थी मुंबई में, बतौर फिल्म एडिटर। वो बैंडिट कोइन वाला तो नहीं कह रही हैं आप? फिल्म के लिए वो तो हेलो। वो है दोनों ना, शायद थे। मंजीत बाबा। वो तो मंजीत बाबा हुए ना, उसके उनको बैंडिट कहा फिल्म जा के। सकता है। देखिए, होर्डिंग पेंटर के रूप में बेसिकली तैयब हुसैन काम किए, और मिस्टर भिंडे कौन थे? प्रथम होर्डिंग पेंटर। राइट। आगे बढ़े। जी। ठीक है। के.एस. कुलकर्णी ने त्रिवेणी कला संगम की स्थापना की 1948 में। प्रथम प्रदर्शनी 1945 में ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी मतलब आईफैक्स में हुई। 1972 से 78 तक बीएचयू में ललित कला संकाय के डीन पद पर रहे। अच्छा, ये क्वेश्चन आता भी है कि के.एस. क्या कुलकर्णी सर? कहाँ से? नहीं, प्रदर्शनी कब हुई थी? 1945 में। और 1948 में स्थापना हुई थी। त्रिवेणी कला संगम। और आईफैक्स की बता रहा हूँ, आईफैक्स में हुई है प्रथम प्रदर्शनी। वो तो स्टैब्लिशमेंट 1928 में हुई। तो 1948 में हुई, 1945 कंफ्यूज कर रहा है। 1948 त्रिवेणी कला संगम की क्या क्या स्टैब्लिशमेंट हुई है। क्वेश्चन है बताइए सर, क्या क्वेश्चन है?
क्या डाउट हो रहा है विजय जी, बताइए, बताते हैं। हम ये पूछ रहे वही हैं तो पूछ उन्नीस रहे, सुनिए बताइए रुकिए। तो हम लोग हाँ बताएं। बिल्कुल। हम ये सर कह रहे हैं से 1948 में त्रिवेणी कला संगम की स्थापना हुई, और इसकी जो हम्म। है प्रदर्शनी लगी आईफेक्स में 1945 में। तो ये पूछ रहे हैं 1945 पहले कि 1948? आप बताइए क्या ये पहले डाउट हो, है। क्या पहले होता है तो पहले? 1948 होना चाहिए। 45 होना चाहिए, तो डाउट क्या है वो तो सर बताइए आप। प्रदर्शनी लगाई थी नहीं ना, फिर उसके प्रदर्शनी बाद नहीं, 45 बड़ी में कलम डाउट कैसे लग ये है सकती है? उन्होंने की। हाँ, डाउट क्या है त्रिवेणी बताइए। त्रिवेणी कला संगम 48 है ना पहले, तो 48 बिल्कुल। में अब 45। हाँ तो इसमें कनेक्शन पहले क्या कैसे बन रहा लग है वो तो बता दीजिए। आईफैक्स में बन प्रदर्शनी तो लग रही है और स्थापना उसकी कर हम्म रहे हैं। जी। जी। तो जैसे हम ये कह रहे थे कि 48 में जो है इसकी स्थापना हुई, तो 48 के बाद 50 49 50 होना चाहिए, पहले जा रहा है क्यों स्थापना होना के। चाहिए? नहीं नहीं, क्यों होना चाहिए ऐसा? इनका क्योंकि मतलब स्थापना हो है रही कि ना। जब वो इस्टेब्लिशमेंट वो कर 1948 रहे हैं। में इसकी स्थापना हुई तो इसी में इनको प्रदर्शनी लग रहा है, जबकि आईफैक्स में प्रदर्शनी लगी है। प्रदर्शनी तो आईफैक्स में लग रही है, तो त्रिवेणी कला संगम से क्या रिलेशन है उसका? हाँ, इनको लग रहा है कि त्रिवेणी कला तो संगम में ही प्रदर्शनी भी हुई है। जब त्रिवेणी कला संगम की निरपैय ग्रुप की इस्टेब्लिशमेंट अलग चीज स्थापना है। भी 1948 में ही हुई थी। मैम के अभी हो कुछ और टॉपिक चल रहा है। ये बहुत जो इसकी कंफ्यूज कर दे प्रदर्शनी रहे हैं। लगी है वो 1945 में लगी है, आईफैक्स में लगी है, ना कि त्रिवेणी कला संगम में लगी है। और इस्टेब्लिशमेंट तो हाँ कभी भी सर। किया जा सकता है। इससे कोई रिलेशन तो नहीं है ना कि अगर त्रिवेणी कला संगम से पहले वो कोई चित्र ही नहीं बनाएंगे ना कोई प्रदर्शनी लगाएंगे। वो तो दोनों ओके चीजें सर अलग ओके। अलग है ना सर। जी। 1972 से जी सर, समझ 1978 में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया मैम? जी सर से पूछ रहे हैं, आगे समझ बढ़े। में आया? ठीक, समझ में आ गया है। तो बता दिए ना नहीं कि नहीं, क्या मतलब कभी डाउट भी है? लग सकती है नहीं, बता दिए ना कि वो कभी भी एग्जीबिशन लग सकती है, पहले भी लग सकती है, बाद में, और क्या। सपोज जस्ट उदाहरण ले लीजिए, शंको चौधरी क्या मूर्तिकार, वो जब गढ़ी के एस्टेब्लिश किए थे तभी से शुरू किए थे कि उसके पहले से 1976 में किए हैं ना, तब उनका उसके बाद निधन हुआ ना। वैसे ही इन्होंने वो पहले एग्जीबिशन लगाया, उसके बाद वो निर्माण किया है। यस ओके मैम। थैंक यू, आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। जैसे कि 1972 से 78 तक बीएचयू में ललित कला संकाय के डीन पद पर कार्य की। अब एक चीज, ये क्वेश्चन भी आता है कि केस कुलकर्णी कहाँ से संबंधित थे, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। कुलकर्णी कुलकर्णी प्रसिद्ध ग्राफिक कलाकार थे। इनके, गाइस एक मिनट रुक जाना जरा, एक मिनट मैं आ रहा हूँ बस। हेलो। जी हेलो। आ रही। हाँ सॉरी। आवाज आ रही है। ओके, तो आगे करते हैं। इनके चित्रों में ग्राम्य जीवन का चित्रण है, यथार्थवादी का प्रभाव दिखता है, ठीक है। कुलकर्णी भारत में 40 एवं विदेशों में 30 प्रदर्शनी आयोजित की थी। चंद्रमणि कोहली द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर आधारित एक फिल्म, जो कि 2005 में सेंटली ग्रेट मास्टर के नाम से आयोजित वो बनाई थी। प्रमुख चित्रों की बात करें तो श्रृंगार, अंतिम भोज। अंतिम भोज इनका 1987 का है। इसमें मांस तथा रक्त रंगों में आधुनिक गरीबी, हिंसा, भ्रम टूटने का अंकन है। इसके अलावा संयोजन, स्नानार्थी, कथावाचक और
बैल, कबाड़ी, पनघट पर कार्यरत, मास्क, टोकरी लिए लड़की, मोतीलाल नेहरू, राधा कृष्णन, संजीव रेड्डी आदि के चित्र बनाए। इसके अलावा इन्होंने देवी, जो कि सिरेमिक में है, 1982 का, मुखौटा 1982 का बैड क्ले में है, और सजी धजी औरतें 1986 का ऑयल कलर्स में। यूरोपीय पद्धति में इन्होंने व्यक्ति चित्रण बनाए थे। इनको राष्ट्रीय पुरस्कार ललित कला अकादमी का नई दिल्ली का 3 बार मिला, 1955, 62 और 65। 55 में भी मिला है और 62 में भी मिला है और 65 में भी मिला है। ठीक है, ये आपके कुलकर्णी साहब का खत्म हो गया। दूसरे में पढ़ा दे रहा हूँ कमल कृष्ण। ठीक है, कमल कृष्ण साहब का जन्म कोई बताएगा? क्या सर? कमल कृष्ण का जन्म मैम 1912 में सर, वहाँ पाकिस्तान में झेलम के लाहौर में हुआ था। मैम 1910 होगा। ठीक है, 1910 में कमल कृष्ण का जन्म हुआ था। एन एस बेंद्रे का भी जन्म 1910 में हुआ था, मॉन्टेगेमरी पाकिस्तान। मॉन्टेगेमरी से किसी को कुछ याद आ रहा है? कोई इंडस वैली हड़प्पा। सिविलाइजेशन का कोई हड़प्पा। मॉन्टेगेमरी, ओके, हड़प्पा। इनकी विधा जो थी वो ग्राफिक कलाकार थे, साथ में चित्रकारी भी की है। माध्यम इनका जल रंग रहा है। मॉडर्न स्कूल नई दिल्ली में कला शिक्षक रहे। कलकत्ता कला विद्यालय में इन्होंने शिक्षा ग्रहण की। कोलाज प्लेट छपाई प्रक्रिया की शुरुआत की। ये मेन इंपॉर्टेंट है कमल कृष्ण का, ये याद रखिएगा। इनका एक और चीज काफी प्रसिद्ध है, कश्मीर युद्ध के समय युद्धरत भारतीय सेना के चित्र बनाए थे, और ऐसे 60 चित्र रक्षा मंत्रालय ने 1948 में खरीदे थे। 1948 को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, जब के एस कुलकर्णी ने, कृष्ण शामराव कुलकर्णी ने त्रिवेणी कला संगम की स्टैब्लिशमेंट की, तो उसी टाइम पे 1948 में रक्षा मंत्रालय ने इनके युद्धरत भारतीय सेना के चित्र खरीदे थे। ठीक है, कमल कृष्ण के चित्रों में प्रकृति की किसी पक्ष का चित्रण रहता है। चित्रों में अद्भुत गतिशीलता रहती है। इनके दो बहुत प्रसिद्ध चित्र हैं, वो आप याद कर सकते हैं। एक लामा मिलारेपा और केव मोनेस्ट्री। और लद्दाख मोनेस्ट्री किसका है? राम कुमार का सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो लद्दाख मोनेस्ट्री से हम याद कर सकते हैं राम कुमार को, और केव मोनेस्ट्री हो गया कमल कृष्ण साहब का। तो आपके दोनों आर्टिस्ट भी खत्म हो गए। थैंक यू सर, आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू सुनते सो रहने मच, के लिए, बहुत अच्छी बाकी क्लास थी। कुछ वेरी वेरी अपग्रेड थैंक यू करने के लिए बहुत थैंक यू बहुत सो मच धन्यवाद। सर। ये बताइए, लाल जी का पास हो सकता है, ये किसके ऊपर फिल्म बनी है? राम कुमार के ऊपर बनी है मैम। जी सर, और किस धन्यवाद सन में सर जी। बनाया किस सन में